बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद और जुम्मा मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपका ये दिन जो कि वीकेंड से पहले आई होप आखिरी वर्किंग डे है, बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। दिस इज सुबह से आगे इस ब्रांड न्यू एपिसोड। आई एम इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज के दिन काम पर जाने के लिए एक्साइटेड भी होंगे, क्योंकि आज के दिन मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि आगे वीकेंड होता है। और वीकेंड में हम क्या करते हैं? हम करते हैं रिलैक्स या फिर एंजॉय भी करते हैं। आगाज में एंजॉयमेंट के लिए हमारे पास एक और बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन उससे पहले चूंकि हमने जुम्मे का जिक्र किया, एक छोटी सी बात मैं जुम्मे के हवाले से करना चाहता हूँ कि कल मेरी एक यंगस्टर से बात हुई तो उनसे, क्योंकि अक्सर जुम्मे के बहुत सारे लवाजमात है ना, आपने पिछली दफा जिक्र किया था शलवार कमीज वगैरह पहनना, तो एक है बहुत से लोग गुस्ल करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार आप गुस्ल करते हैं जुम्मे को? उन्होंने कहा हम नहाते हैं। मैंने कहा नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि बहुत सारी ऐसी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन है जिससे हम सरफे नजर करके निकल जाते हैं और हम आम रूटीन में चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिडर करें बेसिक इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। देयर इज अ डिफरेंस आम रूटीन में शावर लेना, नहाना एंड गुस्ल करना, और वो जुम्मे को बहुत जरूरी होता है और उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। सो आई जस्ट वांट टू से कि इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को जरूर कंसीडर करना चाहिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इससे बड़ा फायदा हो सकता है आपको। अब आप अच्छी खबर कह लें। अच्छी खबर इसलिए कि वीकेंड है और लोग एंजॉय कर सकते हैं अपने घर में बैठ के टीवी के सामने। मुझे लगा वो 4 विकेटें जो गिरी हैं उसकी आप बात करें, वो भी अच्छी खबर है। बहरहाल हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर वनडे सीरीज बचानी है तो उसके लिए आज का मैच जो है वो लाजमी जीतना होगा। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तानी टीम, पहला मैच हार चुके हैं। दूसरे मैच की अपडेट्स जो हैं, 4 विकेटें गिर चुकी हैं, 4 विकेट और 94 रन्स। आप 10 स्पोर्ट्स पर ये मैचेस बॉल टू बॉल जो कमेंट्री है, बॉल टू बॉल एक्शन है, वो आप 10 स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं। सुबह 8:30 बजे से लेकर ऑनवर्ड जब तक मैच चलेगा आपको लाइव दिखा रहे हैं 10 स्पोर्ट्स। और इस वक्त ये मैच बराह रास्त स्पोर्ट्स क्या एक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे पास, इसकी कुछ हाईलाइट्स है, देखिए। Get ready for the epic clash as Pakistan takes on Australia in 3 thrilling ODIs and 3 electrifying T20 matches. जहां होगा एक्शन, जज्बा और क्रिकेट का भरपूर मुकाबला। हर बॉल, हर विकेट लाइव देखिए सिर्फ 10 स्पोर्ट्स पर। So your favorite sports channel 10 Sports is there for you. आप हमें भी देखिए, 10 Sports भी देखिए। अगर क्रिकेट का मूड है, इन्फॉर्मेशन का मूड है, तो फिर हमें देखिए। बोथ आर देयर फॉर यू। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा है 4 विकेटें 100 से कम रन पे गिर जाना, आई थिंक इट्स गुड। लेकिन अगर हम इसको चेस करें, लगता है अच्छी कमिटमेंट के साथ आ रही है टीम आज। बिल्कुल ऐसे ही, और ये जरूरी भी। और आपने एक बात की ना कि अगर आपका दिल नहीं करा क्रिकेट देखने का तो आप हमें देख लें। आप हमें इसलिए भी देखें कि हम तज्जिए भी पेश करते हैं आपके सामने क्रिकेट के, और उसके साथ साथ क्रिकेट के ऊपर बात भी करते हैं। इसके अलावा सिर्फ क्रिकेट नहीं, बाकी चीजों पर भी बात करते हैं। तो एंजॉयमेंट तो होता है ना, ऐसी बात ना। कुछ लोगों को क्रिकेट नहीं पसंद होती, कुछ लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं। अब भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट नहीं पसंद, जैसे कोई एक मखसूस सियासी लीडर या सियासी जमात नहीं ना पसंद। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे ही कुछ लोगों को क्रिकेट अब भी नहीं पसंद, बहुत से लोग हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट। सो वी हैव सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू शेयर। आयशा, बिल्कुल ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के बारे में भी है, जो कि बड़ी स्वीट हार्ट हम कह सकते हैं पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा माहिरा खान की। मैं तो नहीं कह सकता वो किसी की स्वीट हार्ट है, वो माइंड कर जाएंगे। पूरे नेशन की जब स्वीट हार्ट कहते हैं ना, तो पहले सिंगल थी ना, अब नहीं है। इट्स फाइन। बहरहाल अदाकारा माहिरा खान जो है उनको बरतानवी पार्लियामेंट ने अवार्ड से नवाज दिया है। बरतानवी पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी अदाकारा की सकाफती खिदमत का एतराफ़ किया है और उन्हें ये अवार्ड दिया है। माहिरा ने इंस्टाग्राम पे जो है ये स्टोरी लगाई और उन्होंने ये बताया कि 6 नवंबर को अवार्ड दिए जाने की ये पोस्ट जो है मैं शेयर कर रही हूँ। उन्होंने बड़े फ़ख्र का इजहार भी किया और उन्होंने उसके बाद बात भी की थी कि बड़ी मुश्किलात से उनको गुजरना पड़ा था। लीड सुपरस्टार जिन्होंने शाहरुख खान के अगेंस्ट एक फिल्म में काम किया, और बहुत अच्छी स्पीकर, बहुत अच्छी हैं, और औरा तो माहिरा का बहुत ही कमाल है भाई। वेल डिजर्व्ड अवार्ड, आई मस्ट से। माहिरा खान, ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही पाकिस्तान का नाम बुलंद करती रहें और हर आए दिन यंग होती जाएं और हमें इंप्रेस करती जाएं। बस माहिरा, आप क्या चाहती हैं? आप मतलब सिंस शी वाज अ वीजे, हम उस वक्त से माहिरा के फैन, और अभी तक यू नो एक और उन्होंने कायम रखा हुआ है। दैट्स सो अमेजिंग ऑफ यू माहिरा। उनकी ग्रेस मुझे बड़ी पसंद है। बहरहाल अब हम ग्रेस की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने पार्लियामेंट की बात भी की, तो पार्लियामेंट से पॉलिटिक्स याद आती है, तो हम पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। क्या ख्याल है आपका? पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सिंध और पंजाब की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हमेशा मवाजना किया जाता है कि पंजाब में ज्यादा काम हो रहा है, सिंध में कम हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सिंध में ज्यादा हो रहा है, पंजाब में कम हो रहा है। बिलखुसूस मुल्क के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब जो है कराची, वहां की जब बात की जाती है तो उस सूरत हाल पर सिंध के लोग जो हैं और कराची के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा तनकीद करते हुए हमें बिल्कुल। सड़कों की अगर बात करें, बहुत ज्यादा इस पर तनकीद होती है। सफाई का निज़ाम वो बेहतर नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कराची को लेकर। एक जानिब मसाइल का मसला है जिसकी हम बात करें, और एक तरफ वसाइल का मसला है जिसका रोना हुकूमत रोती नजर आती है कि जी वसाइल कम
है, फंड्स कम हैं, पीने का पानी बहुत बड़ा मसला है। हमें मालूम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बाकायदा इसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन की थी। पानी का जो इस्तेमाल है या पानी का जो मसला है उसको हल करने के लिए सबसे अहम 2.5 करोड़ की आबादी वाला ये शहर है, इस वक्त डाकुओं के रहमो करम पे है। यहाँ पे अमनो अमान की इंतहाई मखदूश सूरत हाल है, लोगों के बहुत शिकवे हैं। हम इसको हाईलाइट तो करते रहते हैं, साथ ये भी सोचते रहते हैं और करते रहते हैं कि हुकूमती हुकाम से इस पर बात करें। आज भी हमारे साथ एक बड़ी पर्टिनेंट शख्सियत है जिनसे हमने इस पर बात करनी है। हम कोशिश करेंगे कि मसाइल उनके सामने रखें और उनका एक वर्जन भी है इस पे कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा मीडिया पे आता है, तो जरा जान भी लेते हैं हम। शहरियों की जो शिकायत है ना वो उनके सामने रख देते हैं क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं। आपने शर्जील नाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध है। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ कॉन्फ्रेंस आपने की थी, स्पेशली कराची की सिचुएशन के ऊपर ख़ास तौर पर बात हुई है। कराची के शहरी जो हैं वो कुछ और कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं मिलती। सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। और देखें जी, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची शहर की आबादी जो है वो दुनिया के काफी ममालिक हैं उनसे ज्यादा जो है वो कराची शहर की आबादी है। वो एक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी है और तो अब लोकल कंट्री किसी को भी नहीं इस पे कंपैरिजन कर सकते हैं। आप कराची के मसाइल हैं, लेकिन कराची के मसाइल के लिए सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर कोशिश करी और अपने पूरे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कराची पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कराची के मसाइल जो है उसमें दिन ब दिन डेफिनेटली, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से जो इन्फ्लक्स है वो रोजगार के लोग कराची आते हैं। आप देखें कि जी पूरे पाकिस्तान में जो है बड़े बड़े शहरों के मिसाल दी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे लोग रोजगार के लिए क्यों नहीं जाते? लोग रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं। जब लोग यहाँ पे डेली की तादाद में हजारों लोग जो है उनका इन्फ्लक्स कराची में है, ये आपके एक सर्वे रिपोर्ट्स हैं। डेफिनेटली जब लोग कराची आते हैं तो उनको वहाँ पे पीने का पानी भी चाहिए, उनको सड़कें भी यूज करनी है, उनको जो है वहाँ पे और फैसिलिटीज चाहिए, सीवरेज भी चाहिए। तो इसीलिए कराची जो है वो बहुत स्पीड से एक्सपेंड भी होता जाता है। अब जहाँ तक मसाइल की बात है, देखिए बेसिक हर इंसान की बेसिक चीज क्या है, बेसिक नेसेसिटी एज मैं आपसे भी पूछता हूँ, तो हर एक इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है वो उसकी सेहत होती है। और सेहत में पूरे पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शहर जिसे कहा जा सकता है कि जिसमें बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज हैं तो वो कराची में है। कराची में NICVDs भी हैं और उसका भी बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है। फिर हमने NICVD जब एक्सपेंड किया तो उसके बाद फिर हमने NICVD के बाद चेस्ट पेन यूनिट्स के कंटेनर्स बना के सड़कों पे रख दिया कि अगर किसी को अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो चेस्ट पेन यूनिट जो है वो भी यूज कर सके। फिर उसके बाद जो मेजर चीज है वो यहाँ पे हमारे पास साइबर नाइफ जो कैंसर का इलाज होता है, कैंसर का इलाज साइबर नाइफ जो है उसमें सिर्फ कराची के लोग नहीं आते इलाज कराने के, उसके पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे ममालिक से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अफगानिस्तान और ईरान के पेशेंट भी साइबर नाइफ का इलाज करवाने के लिए वो कराची में ही आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है शर्जील साहब कि वहाँ पर जो सेहत की सहूलियात हैं वो बहुत बेहतर हैं और बड़े अच्छा वहाँ पर काम भी हो रहा है, इस पर हम रिपोर्ट भी करते रहे हैं। लेकिन ये इलाज की सहूलियात हैं, लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, लाइक अगर उनको पानी साफ नहीं मिलेगा, आपको पता है कि टैंकर माफिया जो है वो एक पूरा कार्टेल बन चुका है वहाँ पर, और वो पानी भी उस तरह से साफ नहीं होता, पानी मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्ट की हम बात कर लें वो नहीं है, फिर गंदगी की जो सिचुएशन है, क्योंकि मैं खुद कराची में रही हूँ, मैंने देखी हुई है वहाँ की सिचुएशन। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों के ऊपर भी काम होना चाहिए ताकि लोग बीमार ही ना हो? इलाज की सहूलियात बहुत अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट हम करते हैं, बट इसकी प्रिवेंशन भी तो हो सकती है। जी, मैं आपको उन चीजों पे भी लेके आता हूँ जी। पहली बात आपने, मैं आ जाता हूँ, आपने उस पर कही कि गंदगी जी, हमने इंटरनेशनल कंपनीज के साथ टर्किश कंपनीज और चाइनीज कंपनीज को हमने कराची के मुख्तलिफ इलाके दे दिए जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हमने अपने कायम किया है। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ना सिर्फ कराची में लेकिन हैदराबाद में भी, सक्कर में भी, लालकानों में भी और बाकी जगहों पे भी काम कर रहा है। अब जो आपके सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम जो खर्चा करें वो बिलियंस ऑफ रुपीज में, अरबों रुपए जो उसमें खर्चा हो रहा है और वो गवर्नमेंट दे रही है और इंटरनेशनल कंपनीज को काम दिए हुए। तो जो पहले कचरे के ढेर बताए जाते थे आज कॉम्प्लेक्स में जरूर होंगे, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली है। आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट में हमने पीपुल्स बस सर्विस स्टार्ट की, ट्रांसपोर्ट में हमने ऑरेंज लाइन BRT जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रेड लाइन BRT जो है उस पर काम चल रहा है, येलो लाइन BRT पे काम चल रहा है। ना सिर्फ इस पे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पाकिस्तान की पहली EV बसेस जो इलेक्ट्रिक बसेस है जो कि माहौलियात के हिसाब से सबसे बेहतर समझी जाती है, उसकी शुरुआत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची में की। फिर खवातीन के लिए असल चीज है कि खवातीन को जो है
वो अपने घर से कैसे जाएं और कैसे आए बगैर किसी फियर के, बगैर किसी हैरेसमेंट के, बगैर किसी डर के। तो उसके लिए पिंक बस सर्विस पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने कराची में शुरू किया। अब आपने कह दिया पानी का, अब पानी के लिए मैं आपको बता दूं कि पानी के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उस पर काम चल रहा है और इस वक्त भी जो है K4 का मंसूबा, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कराची की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। आपने एक बात कही कि कराची को पानी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन मैंने जो पहले बात कही थी कि पूरे पाकिस्तान से लोगों का जो इन्फ्लक्स कराची में आता है वो जो भी आ रहा है उसको पानी पीने, लेकिन शर्जील साहब उसको सीवरेज के लिए चाहिए। लेकिन शर्जील साहब कोई एक एरिया तो मुकम्मल कर लें ना पानी को लेकर, जैसे चले DHA ही कर लें और कुछ नहीं है, वो तो खैर हुकूमती उसमें आता भी नहीं है। मैं DHA की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ पे सारे अच्छे तगड़े लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक पायलट एरिया तो हो ना जिसकी मिसाल आप आके मीडिया पे दे सके कि यहाँ पे हमने पानी का मसला हल कर दिया है। कोई है एरिया ऐसा? मुझे तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है जिस इलाके में हमारी सिंध असेंबली है वहाँ पे भी पानी के मसाइल है, टैंकर्स वहाँ पे भी नजर आते हैं। तो कोई एक ऐसा कामयाब प्रोजेक्ट तो हमें बताएं कि कराची का ये इलाका है, इमरान साहब वहाँ पे आए, वहाँ पे पानी लाइन का आ रहा है और बिल्कुल सेट आ रहा है और कंटेनर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए 650 मिलियन गैलन जो है वो इस वक्त कराची को सप्लाई हो रहा है और जो रिक्वायरमेंट है इस वक्त वो अराउंड 1100 मिलियन गैलन तक की है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे, इंडस्ट्रीज को भी हमें पानी देना है। आपने DHA की बात की, DHA को भी हमें पानी देना है। हमें जो है पूरे शहर भर में, एक बहुत बड़ा शहर है, पूरे शहर को पानी हो रहा है। टैंकर के बीच में बात हुई, टैंकर हम आज बंद करने के लिए तैयार है। अगर कोई कह रहे हैं कि टैंकर बंद करें, टैंकर का मसला ये है कि जो आपके लो लाइन एरियाज हैं, जो आपकी कच्ची आबादी है, जो बाकी इलाके हैं, वहाँ पे पानी के कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो सब इलीगल आबादियां। अच्छा, इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल ये भी आती है कि जो अर्बन प्लानिंग है ना वो ही नहीं नजर आती। कराची जिस तरह आपने कहा एक्सपैंड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लोग इर्द गिर्द से नौकरियां लेने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन कोई अर्बन प्लानिंग भी तो हो ना। हमें लगता है कि एक अनलिमिटेड किस्म का एक कंक्रीट का जंगल है जो कि बढ़ता जा रहा है। अब से कुछ अर्सा पहले 70-80 लाख आबादी थी जो 2.5 करोड़ को क्रॉस कर गई, शायद उससे भी ज़्यादा हो जाए। एक तो अर्बन प्लानिंग में सर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, दूसरा अच्छी आपकी इंटेंशन है कि आप अब आके ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं या आपने कुछ बसेस ऐड किए, लेकिन आपको मालूम है कि 2.5 करोड़ लोगों के लिए फ्यू नंबर ऑफ बसेस तो बहुत ही नाकाफी हैं। इसके लिए क्या प्लानिंग है, आगे क्या स्ट्रैटेजी है? अभी आपने कहा कि अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए जी, और मैंने आपको कहा कि जी एक BRT लाइन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 BRT लाइन पे काम हो रहा है जो कि 100 अरब से ज्यादा सिर्फ एक BRT लाइन। अब यही अर्बन प्लानिंग है कि आप फ्यूचर के लिए आप BRT कॉरिडोर्स बनाएं जो कि लोगों के लिए, जो लोगों को उस सफरी सहूलत भी प्रोवाइड कर सके और बगैर किसी ट्रैफिक की जो हैसल से लोग अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाएं। ये फ्यूचर के प्लान्स को देखकर ही इस तरह की अर्बन प्लानिंग की गई है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो है वो एक बहुत बड़ा जो किस्म का जो है वो एक कोशिश हो रही है कि उसको हम बेहतर करें। तो अब पहली EV टैक्सीज भी हम शुरू कर रहे हैं, वो भी इसमें आ रही है। अब आपकी जो दूसरी अर्बन प्लानिंग की बात बताऊं, जब आप पहले पानी वाली बात थोड़ी रह जाएगी। अब पानी के लिए मैंने आपको कहा कि जी जो K4 का मंसूबा चल रहा है, जो वफाक हुकूमत और सिंध हुकूमत मिलकर कर रहे हैं, उसमें जितनी कैपेसिटी है उतना तो उसको पानी चल रहा है। अब वो उस मंसूबे में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इशूज हैं कि वहाँ पेमेंट्स की डिले हैं, वहाँ पे फंडिंग की डिले है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत डिले होता है। लेकिन उसके अलावा पानी पर हम लोग हर जगह पर कोशिश करें। आपने जो एक पहले बात की कि किसी एक एरिया को दे दें पानी, ऐसे नहीं हो सकता कि किसी आपने एक पोश एरिया का नाम ले लिया जी इसमें पानी दे दें, बाकी क्योंकि उसमें ज्यादातर वुज़रा रहते हैं शर्जील साहब। मैं करूंगा हमारे अमीर लोग रहते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमें पहले गरीबों को पानी देना है, फिर अमीरों को पानी देना है। हमें पहले उन कच्ची आबादियों में भी इंसान रहते हैं, हमें उनको भी पानी देना है, जो और लो लाइन एरिया में हमें वहाँ पे भी पानी। चलें एक और मसले की बात कर लेते हैं शर्जील साहब, सड़कों का मसला। कराची में जगह जगह हम देखते हैं कि सड़कें बनना शुरू होती हैं, फिर वो रुक जाती हैं। 10-10, 15-15 साल ऐसी भी सड़कें हैं जो अभी तक गुलशन वगैरह के इलाके में कंस्ट्रक्शन चल रही है, यूनिवर्सिटी रोड है, उसका बता दीजिएगा कि ये आप ट्रांसपोर्ट के लिए आप काम करें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये जो सड़कें हैं क्योंकि उसकी वजह से गाड़ियां भी ख़राब होती हैं, लोग इस चीज़ की भी शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है कराची का, उसके ऊपर क्या किया जा रहा है? जी, अब आप क्या जाए सड़कों की बात। सड़कों के बाद आपने यूनिवर्सिटी रोड का नाम लिया। यूनिवर्सिटी रोड में वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन यस इस वक्त क्योंकि वहाँ पे BRT लाइन बन रही है तो एक बहुत बड़ा न्यूसेंस है इस वक्त, और वो BRT लाइन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती ज़ाहिर ट्रैफिक कंजेशन भी और ज़ाहिर वहाँ पे सारी हैवी मशीनरी वो आ रही होती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक के इशूज हैं। बाकी जो कराची की आपने बात की, देखिए जी मेन आर्टरीज आपकी सबके सड़कें ठीक है, लेकिन यस कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे
सड़कें जहाँ टूटी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का काम चल रहा है। ये नहीं कि गवर्नमेंट, अगर अब इस वक्त कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं चल रही, कराची में इस वक्त KMC अपने अलग रोड्स बना रही है, DMCs अपने अलग रोड्स बना रही है, तो हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ज़रा जब सड़कें खराब होती हैं तो फौरी इस पे रिपेयर का काम भी फौरी तौर पर हुकूमत और इंतजामिया कर रही होती है। लेकिन यस, कराची को रिसोर्सेज मजीद चाहिए, कराची को जो नहीं, लेकिन कोई टाइम लाइन देना, उसकी वजह पता है क्या है? आप कंपैरिजन पे बात हो रही है ना, अब आपसे तो ये बात फ्रेंडली भी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट में आप भी हैं और गवर्नमेंट में नून लीग भी है, फेडरल में आप भी उनके साथ है, प्रेसिडेंट जरदारी हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। आपने लाहौर की बात की, तो लाहौर में जो मेट्रो है वो 2013-14 में अगलों ने बना दी थी और 16-17 में तो ऑरेंज लाइन भी बना दी थी। आपने 2023-24 में आके बसें खोली हैं, तो 7, 8, 10 साल का डिफरेंस तो है। इतना वक्त क्यों लग गया? ये तीसरा टेन्योर तो मुराद अली शाह साहब का शुरू हो गया, इससे पहले कायम अली शाह साहब रहे, ऑफ एंड ऑन आप आते ही रहे हैं, तो इतना वक्त आपने ले लिया एक BRT बनाने के लिए, और वो भी ग्रीन। हमें मालूम है कि ग्रीन में इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल ने बनाया था, बसें आपने दी। कोई अंदाजा बता दे कब तक हो जाएगा ये मसले, कब तक आपको लगता है कि रिजॉल्व की तरफ जाएंगे? जी, मैं वन बाय वन आता हूँ आपको। जो सबसे ज्यादा है कि हमने लोगों ने शायद मोटरवे पे ज्यादा खर्चे किए होंगे, ठीक है, और मोटरवे भी लोगों ने खुद नहीं बनाई क्योंकि उनकी फेडरल गवर्नमेंट जिनकी रही है उन्होंने बनाई। आज भी हमारा जो मोटरवे जो बनना चाहिए वो सक्खर से हैदराबाद, वो आज तक इसलिए नहीं बन सका कि वहाँ पे हमें फेडरल गवर्नमेंट ने आज दिन तक उस प्रोजेक्ट को सीरियस नहीं लिया और फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए। हाँ, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी मोटरवेज होने चाहिए, जंगले होने चाहिए, या प्रायोरिटी सेहत होनी चाहिए? अगर इंसान की जिंदगी, कहते हैं कि जान है तो जहान है, जितना खर्चा पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सेहत सेक्टर में किया है और मुफ्त में, और वो सिर्फ कराची के लिए या सिंध के लोगों के लिए नहीं किया है, वो पूरा जो खर्चा किया पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए किया है। आज क्या वजह है, मैंने तो असेंबली के फ्लोर पे भी बैठ के फिगर्स दिए, आज क्या वजह है कि पूरे पाकिस्तान से, जहां पे पंजाब की मिसालें दे रहे हैं, दूसरे सूबों की मिसालें दे रहे हैं, वहां से लोग दिल का इलाज कराने के लिए जो है वो सिंध में आ रहे हैं। क्या वजह है कि लोग अपने जो है लिवर ट्रांसप्लांट और लंग्स ट्रांसप्लांट कराने के लिए कंफर्ट में जा रहे हैं? क्या वजह है कि लोग जो अपने SIC के अपने इलाज कराने के लिए सुबह सिंध में आ रहे हैं? क्या वजह है कि लोग अपने कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, साइबर नाइफ के लिए लोग जो है वो सिंध में आ रहे हैं? तो हमने प्रायोरिटी दी है, हमने देखे आपके नहीं, हॉस्पिटल्स तो अच्छे हैं। अब हम अगर प्राइवेट सेक्टर में आगा खान हॉस्पिटल की बात कर लें, SIUT का आपने जिक्र किया, गंबट बहुत अच्छी एग्जांपल है ट्रांसप्लांट को लेकर, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है। उसके अलावा आपने सड़कों की बात की, तो थर पार्कर में रोड्स भी आपने अच्छे बनाए हैं, थर पार्कर में बड़े अच्छे रोड्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपकी कारकर्दगी है भी। लेकिन अर्बन कराची को आई बिलीव शर्जील साहब मजीद बेहतर तवज्जो की जरूरत है। और एक पर्सनली जो मैं समझता हूँ, बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग थोड़ा सा कराची आइड, मुझे ज़्यादा इत्तफाक नहीं हुआ, लेकिन टाइम लाइन्स डिफाइन करने की शर्जील साहब बहुत ज़रूरत है। जो मंसूबे चल रहे हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट कराची के लोगों को एतमाद में लेके इस वक्त में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, वो चाहे थोड़ी हो, तो मुझे लगता है लोगों में ज़्यादा एतमाद आएगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए जी, आपने कहा कि टाइम लाइन ये कि जी सड़कें जहाँ पे बन रही हैं बहुत ज्यादा बन रही है, अंडर पास जितने भी पीपुल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाए इस वक्त भी वो चल रहे हैं। कराची में पार्क दोबारा बनाए जा रहे हैं, पीपुल्स पार्टी से हुकूमत कर रही है। लेकिन जहाँ पे टाइम लाइन की, देखिए कराची मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक शहर है और वहाँ पे जब चीजें खराब हो रही होती है, क्योंकि और कराची में एक एजेंसी काम नहीं कर रही होती, कराची में फेडरल गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं। अब हम सड़क बनाते पता चलता है जी सुई सदन गैस वाले या के इलेक्ट्रिक वाले या बाकी लोग जो है वो रोड कटिंग के नाम पे जो सड़क खोद देते हैं, बोलते हैं कि हमें कनेक्शन करना है। अब डेफिनेटली अब तो जब वो फिर वहां पे पैच लग होता है तो वो सड़कें उनकी ड्यूरेबिलिटी कमजोर होती है। तो लेकिन जहां पे चीजें खराब होती है तो इमीडिएटली ये नहीं कि गवर्नमेंट चुप करके बैठी, वहां पे इमीडिएटली गवर्नमेंट जो है उन चीजों को ठीक करने के लिए भी अपने पूरे रिसोर्सेज यूज कर रही होती है। मैं फिर वो कह रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता रह जाएगा अमनो अमान के हवाले से। बहुत मसाइल हैं, लोग बहुत ज्यादा डाकू, चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स, क्विकली जरा इस पे अगर रिस्पॉन्ड कर लें। बिल्कुल जी, कराची में जिस तरीके से इस वक्त स्ट्रीट क्राइम के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं, हजारों लोगों को जो है अरेस्ट किया गया है। डेली स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो कोई 10 से 12 स्ट्रीट क्रिमिनल डेली अरेस्ट हो रहे हैं। फिर उनको जो है जो बाकी आपके अखबार पर है तावान के, जहाँ पे सिर्फ एक ऐसा पैच है अपर सिंध का, वहाँ पे पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे रेंजर्स भी कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा पूरे सिंध भर के जो है वो लोग आराम से सफर कर सकते हैं, कोई ऐसा वो माहौल नहीं है। मैं कल की भी बात बताऊं, कल भी आपके इस्लामाबाद जिस शहर में आप बैठे हैं वहाँ सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो सक्खर गए, सक्खर से बाय रोड रात को गए वो सर पार कर, और फिर दूसरे दिन बाय रोड वो लोग आए कराची। कल भी उन्होंने हमारे साथ बैठ के बात की। जबरदस्त शर्जील साहब, बहुत एक शो हमने शर्जील साहब के साथ सिंध की कराची की सड़कों पे भी करना है। अच्छा, मुझे अच्छा इसलिए लगा कि हमने एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात की और बड़े तहम्मुल के साथ उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। ये तो पीपल्स पार्टी। शर्जील साहब, हम आपको आगे भी जहमत देते रहेंगे कराची और सिंध की सिचुएशन पर बात करने के लिए। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस।
आगाज वैसे तो हम हमेशा करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी जैसे ये भी इंटरेस्टिंग ही है, ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ कंसर्निंग बहुत ज्यादा है, अलार्मिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके ऊपर अब कुछ काम भी हो रहा है और कुछ बच्चे जो हैं वो बच्चे आगे आ रहे हैं। हमारे लिए सबसे अच्छी और खुशी की बात यह है, एक तो ये कि बच्चों को सवाल पूछने का मौका दिया करें, ये बहुत जरूरी है। हम अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, उन्हें टोक देते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम चुप कर जाओ, उधर बैठ जाओ। नो, लेट देम आस्क द क्वेश्चन। और बच्चों की बात सवालों को बड़े होने के बाद भी ना, हमारे सवाल का कल्चर नहीं है ना, असल में प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 1, ये जो स्टोरी का हम जिक्र कर रहे हैं, ये भी एक 3 साल बच्ची से मुतल्लिक स्टोरी है। दो कि उस बच्ची की जो फैमिली लेगेसी है बड़ी तगड़ी है, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि उस 3 साल बच्ची ने सवाल उठाया, और सवाल उठाया फिजाई आलूदगी पर। 3 साल अमल ने सवाल उठाया। 3 साल अमल, ये अमल है कौन, ये भी बताते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त क्या है और कैसे ये सब कुछ हुआ पहले ये बता देते हैं कि लाहौर में आपको पता है कि स्मोक की क्या सिचुएशन है, लोगों को सांस लेने में मसला हो रहा है, फिजाई आलूदगी इतनी ज्यादा है कि लोगों को अब फिजिकली हेल्थ वाइज प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। अब इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अमल जो है उन्होंने सोचा, उन्होंने सवाल किया अपने घर वालों से, और उनके घर वालों जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो गए, और फिर वो एक दरख्वास्त लेकर गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा कि बुलाएं जी, हाजिर करें पंजाब हुकूमत को, जिनकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को हमें एक साफ सुथरा माहौल फराहम कर सके, सो दैट हम एटलीस्ट सांस तो ले सकें। अमल का पूरा नाम अमल सुखेरा है, और उनके नाम से ही वो याद आ गया, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये कंसर्न है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो लॉयर है ना, वो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, SM ज़फ़र साहब, अली ज़फ़र साहब। ये फैमिली किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी फैमिली लेगेसी है, लॉ को लेकर, लॉयरशिप को लेकर। तो अली ज़फ़र जो है वो इनके ग्रैंडफादर भी हैं, इनके नाना भी हैं, लेकिन इनके जो अपने फादर हैं अमल के, वो भी, और इनकी जो मदर हैं वो भी, ये सारी लॉयर्स फैमिली है जी। और ये इसको कानूनी तौर पर परसू करनी जा रही है। आर्टिकल 99A का भी रेफरेंस है इसके अंदर, और अब देखते हैं कि कोर्ट इस पे क्या डिसाइड करती है। हमने इसी पे बात करनी है। इस पे बात करनी है। सबसे पहले हमारे साथ अमल के जो फादर हैं जहांजेब सुखेरा साहब, वो मौजूद हैं, लॉयर हिमसेल्फ, वो खुद भी लॉयर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जहांजेब साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि अमल बहुत छोटी है, 3 साल की, उनको मालूम है कि आप लोगों ने उनके बिहाफ पर एक लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है? जी बिल्कुल, अमल को मालूम है कि ये दरख्वास्त दायर की गई है। वो उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि उसके वालिद, मैं वकील हूँ, उसकी वालदा वकील हैं, उसके नाना वकील हैं, वो उनके घर में तकरीबन सब लोग वकील हैं। तो उसको एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि ये कोई चीज़ होती है जब आप अदालत जाते हो अपने किसी मसले के हल के लिए। ये जो हमने दरख्वास्त दायर की थी, इसकी वजह ये बनी कि एक दिन वो स्कूल जा रही थी, जिस तरह की आज सुबह थी या कल सुबह थी, उसी तरह की सुबह थी। उसको खांसी भी आई, उसको उसकी आंखों में जलन भी हुई। तो जब वो स्कूल गई, उसने देखा कि वो उसके जो वहाँ पे क्लास फेलोज हैं, जो दोस्त हैं, वो उनका भी वही हाल था। इन लोगों ने टीचर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो टीचर ने कहा कि जी कोई चीज़ होती है स्मॉग। उसके बारे में उसने घर में आके कहा, उसने कहा कि जी स्मॉग होती है जिसकी वजह से खांसी आती है, तो स्मॉग क्यों होती है? तो उसको हमने बताया कि जी स्मॉग की बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब का कहना यह है कि 83% स्मॉग आती है गाड़ियों की एमिशन से, गाड़ी, मोटरसाइकिल, ये मोटर व्हीकल्स की एमिशन से। तो उस पर उसने कहा कि जी फिर ये एमिशन बंद क्यों नहीं होती? तो जब उसने ये कहा कि जी मिशन बंद होनी चाहिए, हमने भी सोचा कि क्यों नहीं होती। और जब हमने कानून पढ़ा तो मालूम ये हुआ कि जो पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसका एक सेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो ये कहता है कि कोई ऐसी मोटर व्हीकल कोई भी शख्स नहीं चलाएगा जिसकी एमिशंस एक स्टैंडर्ड से ज्यादा हो। जब ये हमें मालूम हुआ, ये भी पता लगा कि रूल्स भी बनाए थे हुकूमत पंजाब ने 2013 में, जिसके अंदर फिर वही बात की थी कि ऐसी गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन आपको मालूम है जी, आप लोग भी गाड़ी चलाते हैं, मैं भी बहुत से सालों से चला रहा हूँ, मेरे बहुत जानने वाले हैं जो चला रहे हैं, आज तक हमारी गाड़ियां तो किसी ने टेस्ट नहीं की। तो ये बात कि क्या गाड़ी एक सेट स्टैंडर्ड से ज्यादा मिशन सेट कर रही है या नहीं कर रही, वो एक ही तरीके से पता लग सकता है। वो तब है कि अगर आप तमाम गाड़ियों को टेस्ट करें जो पंजाब के अंदर। अच्छा जैसे ये भी बताइए, ये बेसिकली अब मौक़िफ़ क्या है आपका इन पर्टिकुलर? तो हमें पता है स्मोक का मसला आपने हाईलाइट किया, लेकिन अब आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या प्ली क्या है आपकी?
मौक़िफ़ बहुत ही हमने सिंपल रखा, हमने उसको ज़्यादा वसी नहीं किया, हमने कोई बात नहीं की क्रॉप बर्निंग की या किसी और इशू की। इस दरख्वास्त में सिर्फ एक इशू है, वो ये है कि गाड़ियों के इमिशन से स्मॉग में इजाफा होता है। गाड़ियों के इमिशन पे कानून मौजूद है, उस कानून को नाफिज किया जाए। पंजाब में जितनी गाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिलें चलती हैं, जो भी मोटर व्हीकल्स चलते हैं, उन तमाम को टेस्ट किया जाए, चाहे साल में एक दफा टेस्ट किया जाए या 2 साल में, या जो भी ड्यूरेशन एग्री होती है। और अगर गाड़ी नहीं वो टेस्ट पास करती तो तब उस सूरत में क्या होगा, ये भी कानून के अंदर दिया हुआ है। 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि उस इंजन को ठीक करा लिया जाए। अगर इंजन ठीक नहीं हो सकता फिर वो गाड़ी इंपाउंड होनी होती है, और अगर फिर भी वो गाड़ी चलाएं तो जो भी सजा मिलनी है वो भी कानून में दर्ज है। अच्छी बात है। यानी आप जो है अदालत गए हैं कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि कानून है, इम्प्लीमेंट करवाएं भाई, पंजाब हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी है। ठीक हो गया। जहांज़ेब साहब ये बता दीजिएगा कि अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि कोई ऐसा फैसला आ सकता है, आपकी प्ली जो है वो सुनी जा सकती है और अदालत कोई एक्शन का फैसला दे सकती है? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश ये है और मुझे नजर भी ये आता है कि ये एक कंटेस्टेड केस नहीं होगा। इसके अंदर हम और हुकूमत पंजाब हम आमने सामने नहीं होंगे। नजर ये आ रहा है कि हुकूमत पंजाब भी इस इशू को सीरियसली ले रही है और संजीदगी से इसके अंदर कुछ काम करना चाह रही है। हमारी तो ख्वाहिश ये होगी कि हुकूमत पंजाब जब आती है अदालत में मंगल के रोज, तो हम मिल बैठ के ये फैसला करें कि बिल्कुल ये एक इशू है, हमें गाड़ियों की टेस्टिंग करानी है, गाड़ियों की इमिशन से स्मॉग में इजाफा हो रहा है, तो एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो कि हुकूमत के ये कोर्ट के ऑर्डर से ना किया जा रहा हो। नहीं, आपकी बहुत अच्छी इंटेंशन है। सबसे पहला हमारा ट्रिब्यूट, सबसे पहली हमारी बेस्ट विशेस अमल के लिए जिन्होंने ये नुक्ता उठाया, और अमल बेटा आपने बहुत अच्छे से आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर फीलिंग दिस, और आप सब बच्चों की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। एक तो ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरा फिर आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस जहांज़ेब। इस वक्त हमारे साथ अली जफर साहब भी हैं। अली जफर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया अगेन, जो कि आपको पता है किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं है, और अमल के नाना भी हैं वो, और उनके वकील भी हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। बैसी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं ये हुआ किस तरह से? अमल ने सवाल उठाया और वो सवाल इतना आपको डीप लगा या हैवी लगा कि आपने सोचा कि इसकी प्ली लेकर हमें अदालत में जानी चाहिए। जरा आगाज कहाँ से हुआ ये बताइएगा। जी, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा मैं वाजे कर दूं कि अमल के जो वालिद साहब हैं जहांज़ेब सुखेरा, वो भी वकील हैं, और उनकी जो वालिदा हैं महक जफर, मेरी बेटी, वो भी वकील हैं। तो ऑब्वियसली जब उनसे डिस्कशन होती है, 3 साल बच्चे जब उसको खांसी होती है या उसको कोई बाहर जाने से मना किया जाता है कि आप बाहर खेल नहीं सकती क्योंकि यहाँ स्कूल नहीं जा सकती, तो सवाल तो उसके दिमाग में आता है और वो फिर पूछती है कि इसका आप हल क्यों नहीं कुछ ढूंढते। तो उस पे इनके जो वालिदैन थे उन्होंने बैठ के सोचा और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हम फ्यूचर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, मुस्तकबिल की नस्लें, उनकी खातिर हम इसके बिहाफ पे फाइल करेंगे केस। और जज साहब ने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि 3 साल की बच्ची फाइल कर सकती है कि केस के नहीं। तो उनके वालिद ने ये बहस की अदालत में कि आप इन्हीं के, तो हम तो गुजर गए, चले मेरी तो ज़िंदगी गुजर रही है, आपकी भी गुजर जाएगी, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं जो उनको बीमारियां लग सकती हैं इस आलूदगी की वजह से, उनके जो अमवात हो सकते हैं और जो हमारी जनरेशन तबाह हो रही हैं इसकी वजह से, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे अब ये पंजाब में फैल गया, उनके लिए इस वक्त जंग लड़ना ज़रूरी है और सिर्फ अदालत ही मदद कर सकती है। क्योंकि सब आप तो अपनी लाइफ में स्टार्टिंग विद योर फादर, फिर आप खुद, आपने तो बड़े बड़े केसेस लड़े हैं, बड़े बड़े मौकेला आपके रहे हैं। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट, इन मौकेला के साथ आपका बैठना, जो आपकी ग्रैंड डॉटर भी हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, जो अपना केस आपके सामने बयान करी थी कि मेरा ये मुकदमा है? बड़ा एक इमोशनल भी था और एक खुशी भी हुई, और लगता यही था कि शायद बिकॉज वालिद साहब और फिर मैं और फिर उनके वालिद साहब भी और उनकी वालिदा भी वकील हैं, तो उनमें अभी से एक वकालत का जज्बा पैदा हो गया। तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा इमोशनल वक्त भी है और ठीक है। अच्छा,
जी अली साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जेस्चर कैसा है, क्योंकि डेफिनेटली जो फ्यूचर जनरेशंस हैं वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगी। मुझे याद आ गई जब मैंने ये खबर पढ़ी, ग्रेटा थनबर्ग जो स्विट्ज़रलैंड की एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों के ऊपर बात करती हैं, और उसके बाद अब ये 3 साल की हैं, अमल बहुत ही छोटी हैं। तो इस तरह से बच्चों का आगे आना और इस तरह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर बात करना कि भाई हमारे फ्यूचर को आप क्यों तबाह करें, कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि मुस्तकबिल इन्हीं का है। हमने तो ये एक तरह बर्दाश्त कर लिया और बर्दाश्त करते करते इस हद तक पहुंच गए हैं कि वो बिल्कुल ही अब एक पूरी कौम को नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन ये यंगर जनरेशन जो है ये बर्दाश्त नहीं करती, वो कहती है हम एक्शन लेंगे, हमारी हुकूमत है और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो जो हमारा हिफाजत करे, ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे बल्कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको भी साफ रखे, हमारी हेल्थ का भी ख्याल रखे। तो ये अब ये जो अवेयरनेस है और जो एक्शन लेने की जो एक ताकत है और एक जज्बा है, ये मेरा तो बैर साहब आपको क्या लगता है इस पे अदालत, क्योंकि जाहिर बात है वकील तो मुआविनत करते हैं जज साहब की, तो आप सीनियर लॉयर हैं, आप कानून को बहुत अच्छे से समझते हैं, फर्दर इस पे क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट करें? बीइंग लॉयर, एडवोकेट जनरल को बुलाएं, उनसे जवाब लेंगे, या जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उनको बुलाना पड़ेगा? क्योंकि जाहिर बात है केस अगर कोर्ट में फाइल हो गया तो उसको प्रोसीड तो करना पड़ेगा। फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती हैं? बेस्ट पॉसिबल इसका आउटकम क्या हो सकता है? देखिए, जो आप अगर सारी स्टडीज देखें दुनिया जहान की, तो तकरीबन 70 से 80% जो वजह है एक आलूदगी की, वो है जो हमारी बसेस और हमारी वैन्स और हमारी कारें और रिक्शे और मोटरसाइकिल में जो एमिशंस आती हैं, वो सारी ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं 80%। अगर आप वहाँ कंट्रोल कर लेंगे तो आपका ये 80% जो आपका है आलूदगी का मसला, ये सॉल्व हो सकता है। इसलिए ये पिटिशन कॉन्सेंट्रेट कर रही है व्हीकल एमिशन पे, और व्हीकल एमिशन, ये जो गाड़ियां जो आलूदगी फैलाती हैं उनको चेक करने के लिए कानून भी मौजूद है, और हमारी एक बुनियादी हक भी अब आ गया है 26वीं अमेंडमेंट के जरिए। उसको जब आप इन्फोर्स करने जाते हैं तो अदालत का एक कल भी एक जो ऑर्डर पास किया है अदालत ने, बड़ा वाज़ेह तौर पे उन्होंने डायरेक्ट किया है कि आप पेश हों सेक्रेटरीज और जो हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर मिनिस्ट्रीज तक। और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अब कुछ एक्शन भी लिया जा रहा है, पंजाब असम्बली में भी इसके ऊपर काफ़ी बात हुई है। इसके अलावा हम कल मरियम औरंगजेब साहिबा जो है उनके बयानात भी पढ़ रहे थे कि हैवी फाइन्स भी किए जा रहे हैं उन गाड़ियों पे भी जिनकी वजह से ये सारी सिचुएशन बन रही है, और आग लगाने वालों पर भी। तो इनसे आप थोड़े से सेटिस्फाइड हैं या इनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? जी देखिए, मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि सियासतदान जो हैं ज़्यादातर, या हुकूमत में जो ऑफिशियल्स हैं, वो स्टेटमेंट्स तो बड़ी अच्छी अच्छी देते हैं और बयानात दे देते हैं जब मौका आए, और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ज़रूरत इधर बयानात की नहीं है, इधर ज़रूरत ये है कि प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट हो जो कानून है। सही, ठीक है। वैसे अब आपकी ऑडियो शायद कट गई थोड़ी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, तो आपने वक्त दिया। यू आर सच अ बिजी पर्सन। और दूसरा, अमल को हमारी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस भी बतौर लॉयर कि आप ये केस जीते हैं, और जो प्ली आपने उठाई है अमल ने बिलखुसूस, हम अमल के साथ खड़े हैं इस नेक कॉज को लेकर। वी आर स्टैंडिंग विद यू अमल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस सेगमेंट के अंदर हमें बात करनी है एक और अहम मामले की, जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई है, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक को दोबारा से बात करनी चाहिए। और ज़रूरी भी इसलिए है कि भाई पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के अहम इदारे का मामला है। PIA की हम बात करें, जिसकी निजकारी के लिए जो मामलात हैं काफ़ी तेज़ हो चुके हैं, लेकिन अब एक नया और अहम मोड़ आ गया। वो क्या मोड़ है, जरा बताएं। वो मोड़ है जी कि बैरून मुल्क बिजनेस करने वाले एक पाकिस्तानी ग्रुप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की खरीदारी के हवाले से 125 अरब रुपए की पेशकश की है। द बेसिक प्राइस आस्क्ड वाज 85 बिलियन इफ यू रिमेंबर। अनहैंग ग्रुप है जिसने साथ ही 250 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने की भी बात की है। मुलजमान जो मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टी ना करने की भी यकीन दहानी कराई है। ये तो वो सारी वो शर्तें हैं जिस पर डेडलॉक था। और इसके अलावा इस निजकारी में जो IMF के मुतालबात हैं वो भी शामिल हैं।
हैं, इसकी बर वक्त तकमील ना होने की सूरत में जो मौजूदा कर्ज प्रोग्राम है ये मुतासर हो सकता है। इससे पहले आपको मालूम है ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से सिर्फ 10 अरब रुपए की मज़ाका खेज एक ऑफर दी गई थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी बीच में आ गई थी। तो हमने कहा कि हम किसी ऐसी शख्सियत पे से बात करें जिनका उबूर इस सब्जेक्ट के ऊपर, एंड यू नो द पर्सन दैट वी हैव एविएशन एक्सपर्ट हैं, सहाफ़ी हैं वैसे तो, लेकिन जो इनकी तहरीरें हैं अगर आप उनको उठाएं ताहिर इमरान मियाँ साहब की, यू वुड लव इट। और आपको बड़ा एक तहकीकाती लिहाज से ना एक मास्टर पीसेस मिलेंगे आपको, चाहे वो PIA के पायलट्स के ऊपर बैन हो या फिर दीगर PIA के मसाइल रहे हों। ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त इनका एक्सपीरियंस है। तो आज हमने इनको मदू किया और इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। थैंक्स टू हिम इन एडवांस कि हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो खबर आ गई है अब अल नहांग ग्रुप, इसकी पेशकश को आप कैसे देख रहे हैं? 125 अरब रुपए की पेशकश कर दी है, आपको लगता है PIA के लिए बेहतर होगा, ये अच्छा होगा? देखें, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो कहते हैं ना, जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो अब तो ना बिडिंग हो रही है, ना प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ना ये बिड जो है वो किसी प्रोसेस के अंदर डाली जा सकती है। तो मैं भी सुबह उठ के वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखता हूँ कि मेरे पास 1.5 यूरो पड़े हुए हैं और 2 यूरो जो है वो इमरान से ले लूंगा, कुछ पैसे मैं अपनी खाला से ले लूंगा और मैं सारे आपके जो है ना दुख दर्द दूर कर दूंगा। तो आजकल चूंकि वो, मैं कल PIA वालों से मजाक करा था कि PIA बेचारी जो है ना वो पुप्पी का मायो बन गई है जिसमें हर शख्स नाचना चाहता है। तो पहले वो मुजम्मिल साहब थे KP हुकूमत के, जिन्होंने वो पेशकश की कि अपनी हुकूमत उनसे चल नहीं रही। पिछले साल से उनका अपना हेलीकॉप्टर रशिया में खड़ा हुआ है, उसको पैसे देके ठीक करवाना है उन्होंने, वो ठीक खड़ा हुआ है, उसके पैसे नहीं दिए जा रहे उनसे और यहाँ पे एयरलाइन खरीदने की बातें हो रही हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि 125 अरब दे सकते हैं, मसला ये है कि 125 अरब से आपको चाबी मिलेगी, उसके बाद जो खर्चे शुरू होंगे क्या आपके पास उसकी पसली है, दूसरे नंबर पे क्या आपके पास एक्सपर्टीज है, और तीसरे नंबर पे ये नहयान ग्रुप जो है, ये जब प्रोसेसिंग हो रही थी, बिडिंग हो रही थी, उस वक्त कहाँ था? क्योंकि अगर इनका इंटरेस्ट था तो ये क्यों उस वक्त नहीं आए? इसका जवाब ये है कि इन लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन थी। अर्नेस्ट एंड यंग ने इन सब लोगों को अप्रोच किया था, इस ग्रुप को भी अप्रोच किया था, लेकिन उस वक्त इन लोगों के पास बेसिकली एक फिगर नहीं था। अब 10 अरब का एक फिगर आ गया है जो कि उस ग्रुप ने दिया है। उसके अच्छा, बाद मेरा बेसिक क्वेश्चन ये भी था, मैं चाहता हूं उसको जरा क्लियर करते आप चले। जो बेसिक आस्क्ड प्राइस है, आप PIA के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसके एसेट से लेकर जो करंट एवेल्युएशन है, और फिर 2016-17 का जो प्राइवेटाइजेशन का जुबैर उमर की सरबराही में प्रोसेस चल रहा था, उसके ऊपर भी आपने बहुत कुछ लिखा था। तो ये बेसिक आस्क्ड प्राइस जो 85 बिलियन, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट बीइंग एन एक्सपर्ट, या इसमें भी आप समझते हैं कि नहीं ये क्या था? देखिए, टोटल जो PIA की वैल्यूएशन है एसेट्स की और बाकी सब चीजों की, वो 165 बिलियन है। ये अंडर वैल्यूड है। इमरान, आप इस्लामाबाद के रहने वाले हैं पिछले 2 डेकेड से। अगर आप ब्लू एरिया में इस्लामाबाद के दफ्तर देखें, आपने प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखी हैं, 30-30, 40-40 करोड़ की एक कोठी बिक्री है F6 में। Indeed. और उसके पीछे F6 G6 के दरमियान में ब्लू एरिया में PIA का दफ्तर है। मेरे नजदीक तो अरबों का सिर्फ वो दफ्तर ही है। तो बुनियादी तौर पर 165 का 60% जो है वो 80 अरब बनता है, 85 अरब बनता है, जो हुकूमत ने फिगर दिया कि आप 60% में ये ले सकते हैं। लेकिन 165 जो टोटल एसेट्स की वैल्यूएशन है, वो मेरे नजदीक अंडर वैल्यूड है। PIA की शायद प्रॉपर्टीज ही इसका 60-70% होंगी। दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं एयरलाइन की, तो आपके पास पूरी दुनिया के लैंडिंग राइट्स हैं। $100 मिलियन के सिर्फ और सिर्फ आपके UK के लैंडिंग राइट्स है हीथ्रो एयरपोर्ट के, सिर्फ एक एयरपोर्ट के। तो आपके पास JFK के राइट्स है, न्यूयॉर्क के, पेरिस, मिलान, बार्सिलोना, टोक्यो, आप नाम लें उस शहर का, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के जहां पर PIA नहीं जाती थी, या नॉर्थ साउथ अमेरिका के। तो बुनियादी तौर पर ये एक पैकेज है। मैं अक्सर कहता हूं कि ये सिर्फ PIA के जहाज नहीं है, या अमला नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, ये पूरा एक पैकेज है जिसकी वैल्यूएशन 165 बहुत कम है। इसीलिए ये लोग खासतौर पे प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी ग्रुप जो है, ये बहुत कम है। उसके बाद जो बोली लगी 10 अरब, वो भी एक उस दिन हंसी रहे थे कुछ लोग बैठ के कि 10 अरब की शायद उसकी बिल्डिंग ही होगी PIA की, जो आप भी बात करें। इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। एक दूसरा सवाल ये बताइए, आप इतने अरसे से इस हम कह सकते हैं एविएशन को देख रहे हैं, व्हाट वेंट रॉन्ग विद PIA? क्योंकि हमें याद है 1985 में एमिरेट्स को हेल्प किया था PIA ने, कुछ तैयारे दिए, उनको ट्रेनिंग दी, असिस्टेंट दी टेक्निकल, और उसके बाद इस सवाल पे
ट्रांसमिशन रखें आप। ट्रांसमिशन खास तौर पे इमरान साहब जो है ना वो इसके बारे में कुछ ना कुछ मुझे लगता है बता देंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। आज एमिरेट्स जो है वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उसकी वर्थ है, और PIA की सिचुएशन क्या है देख के दिल दुखता है। नहीं, इमरान इज एब्सोल्युटली राइट। इसके ऊपर मैं घंटों बोल सकता हूँ। आपकी प्रोड्यूसर को परसों तकरीबन मेरे ख्याल में 20 मिनट का मैंने इसके ऊपर भाषण दिया था, सो आई कैन स्पीक एट लेंथ। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें, 3 चीजें हैं जिसने PIA को खराब किया है, और PIA की बुनियादी खराबी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जाने के बाद शुरू हुई थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में यानी 2000 तक PIA बहुत अच्छी चल रही थी। प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास आपने एमिरेट्स को एस्टेब्लिश किया जी, आपने एयर माल्टा को एस्टेब्लिश किया, आपने बहुत सारी और चीजें की, लेकिन आपकी 2 चीजें गलत हुई। एक तो आपकी हुकूमत जो है वो साथ साथ बिकती गई। अब सिर्फ PIA का प्रॉब्लम नहीं है, आपके एयर सर्विस एग्रीमेंट्स हैं गल्फ की एयरलाइंस के साथ। पहले सिर्फ एक गल्फ एयरलाइन होती थी, अब उस गल्फ एयरलाइन के अंदर से 4 एयरलाइन निकल सकती हैं, कतर, इत्तेहाद, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया, खलीज की, रासुल खैमा की एयरलाइन है। अब वो सारी की सारी उन रूट्स पे आपके साथ कंपीट करती है जिनके ऊपर आपकी मोनोपोली थी। दूसरे नंबर पे आपकी हुकूमत ने आपका साथ नहीं दिया। दुनिया भर में जो हुकूमतें हैं वो अपनी एयरलाइंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उनको लेवरेज देती हैं, क्योंकि आपका पैसेंजर है ना। जब कोविड में सारी एयरलाइंस ने आना बंद कर दिया था तो फिर आपको PIA भिजवा के लोगों को दुनिया के कोनों से उठा के लाना पड़ा था। इसीलिए गवर्नमेंट्स अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पे बहुत बड़ी तादाद में गैर मुतल्लिका लोगों की भर्ती है। अब PIA में पिछले तकरीबन 2017-18 में नून लीग की गवर्नमेंट के दौरान 2 डायरेक्टर्स ऐसे थे, सीनियर डायरेक्टर्स, जो कभी दफ्तर नहीं आते थे और अपनी पूरी तनख्वाह लेते थे, और उनकी तनख्वाह ये तो मेरे में मसाइल पे तो इमरान हम बात करेंगे ना तो वही बात है, पूरी ट्रांसमिशन निकल जाएगी। अच्छा, करंटली आपने जो कि वो प्रॉपर्टी डीलर का जिक्र किया, तो मैं उस 10 अरब पे दोबारा आना चाहता हूँ कि एक तो ये कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। कल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, उसमें कहा कि ये इंटेंशनली किया गया है कि इस कदर डीवैल्यू कर दें, रोल दें एक प्रोडक्ट को, ताकि उसके बाद जब वो जाने पे जाए तो कहे कि शुक्र है इतने पे भी चली गई। आप सर हमें बताइए इसके पीछे क्या था और अब आगे फर्दर आप क्या देख रहे हैं इस बोली के बाद? देखिए, वो जो बिजनेसमैन है वो काफी माशाल्लाह क्या कहते हैं ना, मीडिया सेवी हैं। उन्होंने बड़ा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उनका चैनल भी है ऑफ कोर्स, और उनके आसपास कुछ लोग हैं जो जाहिर बात है उनको सारी PR के ऊपर एडवाइस भी कर रहे हैं। तो मेरे नजदीक एक भोंडा PR स्टंट था, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बोली के दौरान उनके लोग निजकारी कमीशन वालों से बात कर रहे थे कि क्या अब कुछ प्लॉट्स एडजस्ट कर लेंगे इस 10 अरब के अंदर अगर हमें मिल जाती है। बाय द वे रिजेक्ट कर दिए गवर्नमेंट ने कल 10 अरब की। उन्होंने बुनियादी तौर पर चाहा कि हुकूमत डेस्परेट है, एक ही बिड है, इसलिए हमें शायद कहीं ना कहीं 30-40 तक मिल जाएगी। उनको 10 की तो पता था कि नहीं मिलेगी, लेकिन उनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट से कहीं निगोशिएट कर सकेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं था, और ना ही वो संजीदा थे। उनका प्रॉब्लम यह है कि अगर 10 अरब में आपने करना है तो 10 अरब तो 30 सेकंड्स में, वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, कि अब आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? ये बिड को रिजेक्ट कर दिया गया है, दोबारा से नया प्रोसेस शुरू होगा बिडिंग का, या फिर रुक जाएगा? बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है PIA की हुकूमत की? देखें, निजकारी दोबारा से शुरू करने के लिए तकरीबन इनको 1.5 साल चाहिए होगा, लेकिन इस दौरान में कम से कम इनको 200-300 मिलियन जो है अरब जो है वो चाहिए इस एयरलाइन को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। और जो मेहनत पिछले 5-7 सालों में हुई थी वो दोबारा से करने की जरूरत है, क्योंकि इस सारी प्रोसेस के अनसर्टेनिटी की वजह से एयरलाइन ने बहुत सफर किया है। और लॉसेस। इमरान, वन लाइनर क्विक, क्या PIA आज भी उस मेहनत से खड़ा हो सकता है दोबारा? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। वी लव टू अगेन, इस पे हम जरूर बात करेंगे और आपसे और एविएशन खासतौर पे PIA के हवाले से सीखेंगे, और गलती हमने क्या क्या की, वो कहते हैं ना, कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाए। एक दिन में तो कुछ खराब नहीं होता। इतने बड़े इदारे आज तक अगर PIA नहीं बैठा ना, हाँ, हादसा वो क्या कहते हैं, एकदम नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जरा मुझे ये बताएं इमरान, कभी आपने ऐसा फील किया कि आपका फोन पड़ा हुआ है या आपका लैपटॉप पड़ा हुआ है और आपने कोई बात की है, किसी शू के बारे में बात की है, ब्रांड के बारे में बात की है, थोड़ी देर बाद आप उठा के देखते हैं और आपको नजर आते हैं कि उसकी सजेशंस आपके पास आने लगती हैं। यही हो रहा होता है। आपको लगता है हमारा फोन, मुझे लगता है somebody is listening to me, yes, कौन बैठ के हमारी बातें सुन रहा है? तो यही हमारा मैंने तो फोन के सामने पहले होता है दीवारों के कान, फोन के कान है, मैंने फोन के सामने बोलना ही छोड़ दिया। रियली? हाँ, मैं कहता हूँ सब कुछ सुन लेता है, क्या पता किस किस को बताए, किस को बताएंगे। जुदाई का सबब हम। आज के डिजिटल दौर में हमारी गुफ्तगू और प्राइवेसी जो है वो कितनी महफूज है, इसके ऊपर हमने ये बात करें, क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है कि
क्या हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारी बातें सुन रहा है। जैसा कि इमरान बात करें, इमरान तो मानते हैं कि हाँ भी लगता है ऐसा सुन रहा है, और मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि मैं अगर कोई भी बात कर रही हूँ ना, थोड़ी देर बाद उसकी सजेशन मेरे फ़ोन में आती है। समटाइम्स तो मुझे लगता था कि शायद कोइंसिडेंस है, लेकिन कितनी मरतबा होगा कोइंसिडेंस। बहरहाल अगर ऐसा है तो हमें कौन से इकदाम हमने खुद अलाउ किया हुआ उसको, सुने हमें। अच्छा? हाँ, इसमें हमने बात करनी है। हमारे साथ सैयद इरफान साहब मौजूद हैं। बेसिकली साइबर क्राइम इनका सब्जेक्ट है और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर क्राइम से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल प्राइवेसी के हवाले से हमने कहा जरा इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, इनसे सीखते हैं और जानते हैं कि ये हमें क्या बता पाएंगे। क्या इरफान साहब भी हमारी तरह उस मुश्किल का शिकार है? इरफान साहब वेलकम, आपने थैंक यू हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल हमारा यही है, क्या वाकई मोबाइल फोन हमें सुन रहा होता है? ये वो दीवार है जिसके कान है? Assalamualaikum and thank you very much for calling me in. देखिए, it depends कि आपका फ़ोन आपको सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा on certain factors. If you are, आप जो है अगर स्टेट के लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के स्टेट एक्टर्स आपको सुन रहे हो। स्टेट एक्टर्स से मेरी मुराद है इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज। ओके, अगर आप जी, और अगर आप जो है एक इंडिविजुअल हैं जो कि जिसकी एक से है, तो आप नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए भी पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं, क्लाइंट बन सकते हैं उनको सर्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल, स्टेट तो अपने जो है वो डेटा को मेंटेन करने के लिए, इफ़ यू आर अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसलिए आपको जो है वो केटर करती है। बट जो इंडिविजुअल हैं जैसे हैकर्स, उनके लिए हर पर्सन जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो वो उसको हैक करके उसका फ़ोन, उसकी प्राइवेसी को ब्रीच करके उसके इम्पॉर्टेंट और पर्सनल डेटा को यूज़ करके कल को उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो ये लिस्निंग, व्यूइंग, रिकॉर्डिंग जो है ना, इट्स ऑल इरफान साहब, और आजकल का जो दौर है ऑनलाइन और इंटरनेट का दौर, ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग जो फ़ोन, सोशल मीडिया ऐप्स और ये सब इस्तेमाल करें, वो सबके सब पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन जाते हैं। इसको रोका किस तरह से जा सकता है? क्या कोई ऐसे इकदाम हैं जो हम करें, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर कुछ बंद कर दे, कुछ चला दें, जिससे हमारा फ़ोन जो है हमारी गुफ्तगू सुनना बंद कर दे? बिल्कुल, देखिए, इसमें हमारी ही गलती होती है कि हम अपने सेल फ़ोन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब हम शो ऑफ बहुत करते हैं कि मेरे पास ये फ़ोन है, दिखावा है, बट हम उसकी मेंटेनेंस जो सही तरीके से जो प्रोटोकॉल्स अप्लाई करने वो नहीं करते। अच्छा, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह हम अपने रूम की सिक्योरिटी करते हैं, जहां पर्सनली हम रहते हैं, हम अपने प्रेमिसेस की क्या सारे डोर्स बंद हों और विंडोज़ बंद हो, कोई ब्रीच ना कर सके, इसीलिए इसी तरीके से इन द सेम मैनर हमने अपने फ़ोन को भी देखना होता है। अब हम अक्सर सेटिंग्स ओपन छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी लोकेशन खुली छोड़ देते हैं इस डर के तहत कि अगर मेरा कल को फ़ोन स्नैच हो जाता है किसी स्ट्रीट क्राइम में, तो आई विल बी एबल टू ट्रैक माई फ़ोन कि कहाँ मेरा फ़ोन ट्रैवल किया। मगर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर हम फालतू की एप्लीकेशन जो हैं अननोन और अनरिलायबल सोर्सेज से डाउनलोड करते हैं, उसमें एक मलिशियस कोड आ जाता है। देखिए, और फिर अभी आपने देखा होगा कि कितना सीरियस मामला हुआ है जब हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया से लोन ऐप्स जो हैं वो लोगों ने डाउनलोड की, और इवन उन्होंने जिन्होंने डाउनलोड भी नहीं की, सिर्फ विजिट किया था, तो उनके पास रिजेक्ट हो गई, इंजेक्शन हो गई। और अच्छा इरफान, ये भी बताइए हमें, अब आप चूंकि कम है, क्या फोन अगर साइलेंट मोड पे, साइलेंट मोड से मुराद अगर डोरमेंट मोड पे, जैसे मेरा फोन पड़ा हुआ है, इट्स लॉक राइट डाउन, उसके बावजूद मैं जो कहूँ तो ये मेरी डिफरेंट चीजें, डोमेन्स ले सकता है, मतलब कैच कर सकता है जो मैं बोल रहा हूँ, अल्फाज को ले रहा है अभी? जी बिल्कुल बिल्कुल ले रहा है, बट ये कहीं ट्रांसमिट नहीं हो रहा अनलेस एंड अंटिल यू आर अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अब जिस तरह पेगासस एक सैटेनिक सॉफ्टवेयर है, उससे आपके प्राइम मिनिस्टर, जिनका इंतहाई सिक्योर्ड फोन था, इमरान खान साहब, उनका भी फोन हैक हुआ। एंजेलिना मर्केल का 10 साल फोन हैक हुआ। बोरिस जॉनसन का फोन हैक था। इमैनुअल मैक्रोन का फोन हैक था। तो इसमें डिफरेंट, मतलब वही बात है ना कि इफ यू आर अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट तो आपका फोन, मुझे वो याद, इरफान साहब मुझे वो याद आ जाते हैं, वो आपको याद होगा, एडवर्ड स्नोडन एक हुआ करते थे, उन्होंने ये पूरा भांडा फोड़ा था, उन्होंने लीक्स की, देन ही हैड टू गो टू समवेयर एल्स एंड बिल्कुल जी ठीक है।
अच्छा, गेटिंग बैक टू द एप्लीकेशंस, क्योंकि हमारा ये होता है ना, लेट्स सपोज आई टॉक्ड अबाउट कॉफी एंड ये इमीडिएटली मुझे कोई कॉफी का इश्तार दिखाएगा, ये बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आती है। आप कह रहे हैं कि फोन अगर बंद हो तब भी सुनता है, सो इज देयर एनी सोल्यूशन? लोकेशन सर्विसेज बंद कर दें, इसको डोरमेंट मोड पे रखें, फ्लाइट मोड, एनीथिंग सोल्यूशन कोई बताएं हमें कुछ बेस्ट पॉसिबल। देखिए, सॉल्यूशंस तो न्यूमरस हैं, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा है। हर फ़ोन की सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स में जाके जो डिज़ायर्ड एप्लीकेशंस हैं आप उनको बंद कर दें, अनडिज़ायर्ड जो सर्विसेज हैं उनको बंद कर दें। एक चीज़ होती है, एक कोड है, हर फ़ोन का अलग कोड होता है, एंड्रॉयड का, विंडोज़ बेस्ड फ़ोन का, iOS का, यानी कि एप्पल का, हर एक के अलग अलग कोड्स हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर यूज़र्स एंड्रॉयड है, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ कि जो #*61#, अगर ये कोड डालेंगे तो आपकी सर्विसेज जो है सब मॉडल्स में वो सामने आ जाएंगी, कौन कौन सी सर्विसेज आपने डेलिबरेटली ऑन करके रखी हुई हैं और जिससे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं ईजिली। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा डोमेन है और ये 2, 4, 5, 6, 8 मिनट में डिस्कस नहीं हो सकता। इसमें हर इंडिविजुअल को अपने सेलफोन की सेटिंग्स में जाके देखना होगा। और देखिए, एक इंसान का फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना ये पूरी कम्युनिटी पे असरअंदाज होता है। हमारे पास FIA है, FIA में हमारे लोग रिपोर्ट नहीं करते NR3C पे, और अगर रिपोर्ट करते तो वो इतना डिलेड वहाँ से रिस्पांस आता है क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे इनको सबसे पहले तो एहतियात जरूरी है ना, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हुए, इंस्टॉल करते हुए जरूरी है कि आप पहले बिल्कुल पढ़ें उसकी सेटिंग्स और जाके ना आपको हर चीज पे यस नहीं करना। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। इरफान साहब, आपका टेक आ चुका है, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक पॉइंट ऐड करना जी कर दीजिए इरफान साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि जो 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट है, जिसमें IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एल्गोरिथम्स ऐसे बन गए हैं कि आप अगर एक वेबसाइट पे जाएंगे तो जब आप उस एरिया, जैसे जियो फेंसिंग है, जियो फेंसिंग के साथ मिलके वो एड्स आपको पोस्ट होते रहेंगे। जैसे आप उस स्ट्रीट से गुजरेंगे जहाँ पे एक कॉफी शॉप है और उस कॉफी शॉप की आप किसी कभी वेबसाइट पे मुझे तो लगता है इरफान साहब, जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड वाइड वेब, ये ऐसा वेब है एक ऐसे जाले में फंस चुके, इससे निकलना मुश्किल है। बस जितना दामन बचा के निकल जाए बेहतर है। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें टेक्निकली हमें समझाई। कोशिश करेंगे हम थोड़ा एहतियात करें, फजूल किस्म की ऐप्स डाउनलोड ना करें, और आपने जैसे कहा यस ना करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, भी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर, वो है जनाब बहबूद इस्लामाबाद के हवाले से, जो कि एक आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार सजाने जा रहा है आपके लिए, और ये कल से शुरू होने वाला है। इस 2 रोज़ा मकबूल तरीन सालाना इवेंट के हवाले से एक प्रोमो भी हमारे पास, जरा देखिए। Into a world of art, culture and craftsmanship at the Behbood Art and Crafts Bazaar. Meet talented artisans from every corner of Pakistan. Whether you're shopping for unique pieces or celebrating local heritage, this is an experience you can't miss. From November 9 to November 10, from 10 a.m. to 10 p.m, Pak China Friendship Center comes alive with vibrant creations. Join us and make a difference. तो ये फेस्टिवल इस्लामाबाद में होने जा रहा है, जहाँ पर मुल्क भर से कारीगर होंगे, कारोबारी अफराद भी शरीक होंगे, और मुनफरिद देसी अशिया जो हैं वो यहाँ पर लाई जाती हैं। पेंटिंग्स होती हैं, जो ख़वातीन हैं वो मज़ेदार खाने भी बनाकर लाती हैं। इसके साथ साथ दीदा जेब मलबूसात, इसके साथ जेवरात और गेम शो का जो है एहतमाम भी किया जाता है। तो ये एक भरपूर फैमिली वीकेंड जो है यहाँ पर मनाया जा सकता है। और मेरे लिए तो सबसे मजे की बात यह है कि जो इसका वेन्यू है ना आयशा, वो बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, एक तो बड़ा रीचेबल है, दूसरा ये कि बहुत ज़बरदस्त है। अब मौसम भी जो कि बड़ा मजे का है, नवंबर वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग मजे का होता है। खैर, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक इवेंट जारी रहेगा। आपको, मुझे लगता है जिसका जो भी इंटरेस्ट है ना क्रिएटिव लिहाज से, वो उसको मिल जाएगा। इंजॉय आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, पूरी फैमिली को लेकर जाएं वहां पर, क्योंकि ये वीकेंड जो है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और बहबूद ये NGO जो है ये करवाने जा रही है ये फेस्टिवल, और मोर देन 50 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक तो ये कि जो हमारे यहाँ जो क्रिएटिव लोग हैं उनकी सलाहियतों को लोगों के सामने लाने के लिए, दूसरा आम लोगों को इस तरह की एक्टिविटीज फराहम करने के लिए ये बहुत अच्छा इकदाम है। आई बिलीव कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको अपनी पसंद की चीजें तो मिलेंगी, साथ आप एंटरटेन भी होंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, और विद दैट आप तारीफ भी करेंगे पाकिस्तानी चीजों की। दिस इज द मोस्ट ब्रांड पाकिस्तान के, और उन खवातीन के लिए ये काम करते हैं पिछले 55 साल से, जो अपने घरों में बैठकर कुछ बनाती हैं, अच्छा है ना? और उनको वो लेकर आते हैं, शोकेस करते हैं दुनिया के सामने। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो इनको सितारा इम्तियाज भी मिल चुका है आबिदा मलिक साहिबा को। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी जाइए, एंजॉय कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा इस वीकेंड। चलें जी, अब हमें ब्रेक की आप बनती है जी, ब्रेक हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाइएगा जरूर, बताइएगा कैसा लगा आपको। ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू सबसे आगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है दिलचस्प मालूमात और मौज़ूआत का सिलसिला जारी है और अब एक ऐसा मौजू है जिसमें बड़ा ही कहते हैं ना बड़ी दिलचस्पी होती है, बड़ा इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे भी होती है, देखने वालों को भी होती है और ये हमें पता भी चलता है अपने सोशल मीडिया के जरिए कि कितनी दिलचस्पी है। तो हमने कहा कि हर महीने हमें इस तरह का कोई ना कोई टॉपिक रखना चाहिए सो दैट पूरा महीना जो है ना वो आप अपना प्लान कर सकें। एक तो हम रोजाना भी आपको बताते हैं, अब हम महीने के हिसाब से भी आपको बताना शुरू कर देंगे। नवंबर का महीना शुरू तो नहीं हम कहेंगे, गुजर रहा है क्योंकि 8 तारीख आज हो चुकी है। नए महीने के साथ नई उम्मीदें भी होती हैं और नए मौके भी आते हैं। इस सिलसिले में जो हमारे सितारे हैं ना उनकी बात हमने करनी है कि वो जो है बहुत एक्साइटेड है आयशा जानने के लिए कि इनके लिए कुछ नवंबर चेंज नहीं हो रहा, आपके लिए वही रहेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है ना वो एक तो मुझे पसंद बड़ी हैं, उनकी बात करने का जो तरीका गुफ्तगू है वो मुझे बड़ा पसंद है, लोगों को भी बड़ी पसंद है, लोगों को भी बड़ी पसंद है और वो जो पेशन गोइयां करती हैं ना, प्रेडिक्शंस उनकी अच्छी साबित होती हैं। तो कौन से बुर्ज ऐसे हैं जो कामयाबियां समेटेंगे, किन बुर्जों को थोड़ा सा मोहतात रहना है और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर इल्मे नुजूम सामिया खान साहिबा जो हमें बताया नवंबर के बारे में। सामिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं हमारे शो के अंदर। बताइए जरा, नवंबर का महीना कौन से बुर्जों के लिए ज्यादा खुशकिस्मती ला सकता है? सबसे पहले तो मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आयशा और इमरान। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और जितने लोग आपको सुन रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों को भी बहुत प्यार भरा सलाम और ट्रम्प साहब को भी मुबारकबाद, क्योंकि जो है मैं रह गई थी जिसने मुबारकबाद नहीं दी। जी हाँ। बुर्जों, अब वो इन्होंने बुर्जों का कहा ना, तो आई वाज सेइंग बुर्जों और बुजुर्गों, तो मेरे माइंड में 76 इयर्स ओल्ड ट्रम्प ही आ रहे थे। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग आपने खुद ही मेंशन कर दिया सामिया। अच्छा चलिए पहले इन्हीं से हम बात शुरू कर लेते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ट्रम्प आ गए हैं तो पता नहीं क्या दुनिया के अंदर वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आज से नहीं, मैं सबसे बहुत पहले से कहती हूँ कि अमेरिका में एक रिसेशन बड़ा सख्त शुरू होना है। अच्छा, लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब के लिए वक्त उन्हें सक्सेस दे रहा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये जो उनकी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है ये कमाल दिखाती रहेगी। उनके भी यू टर्न आप देखिएगा जारी रहेंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उनके भी क्यों बोला आपने? भी क्यों कहा आपने सामने? ओह सॉरी, वो तो जो है वो एक यू टर्न यूज करते थे ना बहुत ज्यादा, शरारत करने की ना, कोई नहीं हम कह सकते हैं। मुझे फंसवाइए ना इमरान साहब। प्लीज गो ऑन, प्लीज कंटिन्यू। जी, अब पहला जो एरीज आसमानी ज़ोडिएक का साइन है एरीज। अच्छा, एरीज को नवंबर बहुत रिलीफ देने जा रहा है मेंटली, क्योस वाइज। और जो है इस वक्त जो एरीज चाहते हैं बैरूने मुल्क या अंदरूने मुल्क माइग्रेट करना, हिजरत करना, तो ये टाइम उनके लिए ब्लेसिंग्स वाला शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ ट्रम्प साहब के बाद जो आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं खान साहब के लिए, तो खान साहब 12 जनवरी तक थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ मुश्किलात का शिकार जरूर हैं, लेकिन अब उनका भी रिलीफ टाइम करीब आ रहा है। तो मुझे जनवरी में ट्रम्प जो है वो हल्फ भी उठाने लगे हैं ना, हम ये कह सकते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कहती कि ट्रम्प रीजन बनेंगे, लेकिन ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि टाइम उन्हें रिलीफ देने जा रहा है। तो मैं ये उसका जमीनी हकायक में रीजन क्या बनता है वो तो आयशा मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकूंगी। मैं आसमान से जी। अच्छा जी, एरीज को रिलीफ मिलने जा रहा है। नवंबर उनके लिए काफी पुरसुकून महीना इंशाल्लाह साबित होगा। लेकिन जो रिलेशनशिप है एरीज की, उस पे 12 जनवरी तक मेहनत जारी रखें। अच्छा जी आयशा। अच्छा, हम जो कि इस कम वक्त है हमारे पास ना, मैं चाहता हूँ सिग्निफिकेंटली आप नवंबर को लेकर किसी स्टार या किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज को कुछ कहना चाहें, आपने कोई काम किया हो जो आप इन स्पेसिफिक नवंबर को लेकर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें। नवंबर को लेके देखिए, मैं पहले एक बात हमेशा से कहती आई हूँ कि पाकिस्तान के लिए यहाँ से तब्दीलियों का महीना शुरू है। ये वो महीना है जो पाकिस्तान को एक सेफ जोन के अंदर लेके जाएगा। तो जो लोग ये क्योस कर रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, मुझे ये इस महीने तक अगर पाकिस्तान सरवाइव करके आ गया है, अब इसका सेहरा किसके सर बंधेगा,
ये मौजूदा हुकूमत या आने वाली हुकूमत या कल को जो है वो हमारी जो, मैं तो पहले कहती हूँ कि फौज के बगैर तो ये मुल्क चल ही नहीं सकता, सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो ये जरूर है कि पाकिस्तान के लिए तो बेहतरी होने जा रही है। अगर आप ये बाकी मुझे जो अगर आप पर्सनालिटीज के नाम ले लोगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। चले हमारे वजीर आजम जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में बताइए। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए एक तो ये था कि जो अक्टूबर तक का टाइम था ना, वो मैंने कहा था कि अगर बहुत खतरा था जो है उनके ऊपर, इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन अगर मैंने कहा था कि वो 22 अक्टूबर सरवाइव कर गए हैं तो फिर आगे उनके लिए आने वाले वक्त में आसानी इंडिकेट हो रही है। मैं हमेशा आप लोगों को भी बार बार ये कहती हूँ कि 3 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है, शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो ये 3 लोग आपको जो है ना वो जरदारी साहब को नहीं शामिल किया। जरदारी साहब तो जितना सरवाइव किया है ना वो विजडम है उनका टैलेंट। उनका चाइनीज स्टार ना मंकी है, और मंकी का दिमाग देखिए। मैं तो उनको कहती हूँ कि अगर सियासत के दाव पेच सीखने तो उनसे सीखिए, जो सही सियासी मिजाज हम जिनका कह सकते हैं। और सामिया उनके सुनहरी अल्फाज, हम ऐसा दिल रखते ही नहीं है जो टूटे। तो ये अच्छा रवैया है ना टूवर्ड्स लाइफ कि आप ऐसा दिल रखें ही ना, कितने नाजुक मिजाज अपने आप को महसूस करें। आपने पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें की हैं ऑफ एंड ऑन, जब भी आप ऐसी बात करती हैं तो काफ़ी हद तक हमें एक तो उम्मीद बनती है सितारों कलम, क्योंकि हतमी फैसला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और ये तो इल्म है जिसके तहत इंसान अपनी अकल के तहत प्रेडिक्ट करता है। जी जी ये मेरी एक आखिरी पेश गोई है। 2024 में भी 99% का रिकॉर्ड अल्लाह ने बनाया है। अभी एक आखिरी पेश गोई है और इसी में जो है ना, क्योंकि देखिए इसी मुल्क से जीना मरना है, इसी मुल्क ने इज्जत भी दी, रिस्क भी दिया, और अपनी मिट्टी से आप वफा नहीं करेंगे। इस वक्त मैं कहूंगी कि पाकिस्तान अल्लाह का फजल है कि अगर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं तो यहाँ से पाकिस्तान का टेक ऑफ टाइम शुरू होगा। सामिया, नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में शादियां बहुत होती हैं, जैसे शादी सीजन, और शादी हॉल्स में जगह नहीं मिलती है, बुकिंग्स नहीं मिलती हैं। कैसा सीजन है ये? और ये मैच मेकिंग के लिए कुछ सजेशन है आपके पास सितारों को लेकर? किसी स्पेसिफिक सितारे को आप कुछ सजेस्ट करना चाहें? बहुत एक हमें उम्मीद है कि जो पीपल्स पार्टी के हैं वो हमारे, मतलब मुझे तो खैर बड़े पसंद है बिलावल साहब। आप उनकी गूंज सुन सकते हैं आने वाले टाइम में कि सेहरा भी बंधे, घोड़ी पे भी बैठे हैं। तो उनकी उम्मीद रखिए कि जो है वो एक अच्छी न्यूज उनकी तरफ से आ सकती है कि पक्का बांध दिया जाए उनको रिश्ता इज़्दिवाज। और आपने शायद प्रेडिक्ट किया था कि बिलावल की अरेंज मैरिज एक्सपेक्टेड है सामिया, आई रिमेंबर। जी, क्योंकि लव उनको रास ही नहीं है, और मैरिज, क्योंकि मैरिज हाउस खान वो भी शायद दिल ऐसा नहीं रखते जरदारी साहब की तरह। जी जी। पर ये नवंबर के बारे में बता दीजिएगा सामिया कि कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जिनको थोड़ा मोहतात रहना है इस नवंबर के खास तौर पे महीने में, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, प्रोफेशनली, रिलेशनशिप्स में किन सितारों को थोड़ा मोहतात? और हमारे 2 बड़े हम कैंसेरियन दोस्त हैं जो आपको इस वक्त बराह रास्त स्टूडियो में सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं। कैंसेरियंस पे अगर एक कमेंट कर दें तो विल बी ग्लैड। अच्छा, टॉरियंस को मोहतात बहुत रहना है अभी भी। जो लोग मुलाजमत में हैं टॉरियंस, और जो लोग जो है वो हैं अपने जो बीमार है अल्लाह ना करे, उनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। जेमिनाइज का अच्छा टाइम अल्लाह के हुक्म से शुरू है और वो अब खुल के खेलें, जैसे ट्रम्प साहब के सितारे उन्हें रिलीफ दे रहे हैं। कैंसर का जो है इनको अपने करियर में मोहतात रहे। वो कैंसेरियन जो लाइमलाइट में है वो जरा अगर करियर अपनी तवक्कुआत के मुताबिक इस वक्त नहीं चल रहा, और स्पेशली रिश्ते जो सिबलिंग्स हो गए, माँ बाप हो गए, इसमें प्रेशर ना आए। और जो कैंसेरियंस लाइमलाइट में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको बहुत अभी सेफ प्ले करने की जरूरत है। लियोज थोड़ा सा टाइम रह गया, लियोज बड़ी सख्ती से आ रहे हैं 2009 से, सिंस 2009, लेकिन अब इंशाल्लाह जनवरी से लियोज जो है ना इस सारे नशेबो फराज से निकल जाएंगे। और हाँ जी, नहीं खान साहब लियो नहीं है, आई थिंक लियो है। खान साहब लियो नहीं है। खान साहब की जो इंडिविजुअल जिस तरह मैं रीडिंग करती हूँ उसमें उनका लिब्रा है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, और चांद उनका टॉरस में था जब वो पैदा हुए। राइजिंग मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा जी। वर्गो को जो है इनको अपने माली मुआमलात में बहुत अभी केयर करनी है, लेकिन नवंबर इनको रिलीफ देने जा रहा है बहुत ज्यादा जो है
अपने उसमें इंशाल्लाह ताला रिश्तों के अंदर अज़दवाजी जिंदगी, पार्टनरशिप, लिब्रा, रिश्तों में बहुत अभी मोहताज चलें अपने रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि वहां पे भी इनको मोहताज चलने की इंडिकेशन अभी भी है। हाँ, रिलीफ नवंबर का महीना, जो अल्लाह ना करे बीमार थे लिब्रा, और जॉब में पीस मिलने जा रहा है। अब अपनी जॉब में रिस्क ले सकते हैं अगर तब्दीली के ख्वाह हैं, तब्दीली चाहते हैं। स्कॉर्पियंस को नवंबर का महीना जो रिलीफ देने जा रहा है लव लाइफ में, बच्चों से मुतल्लिक, और जहां पे इनकी आजमाइश वाला एरिया भी चल रहा है टिल दी जनवरी, जॉब एरिया, हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस में अभी उस पे वर्किंग जारी रखें और अपना ध्यान रखें। सेजिटेरियंस को नवंबर का महीना जो रिलीफ देगा अपने घरेलू मामलात में, अपना जो घर बदलना चाहते हैं, जो घर का सपना देख रहे हैं, उसमें इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इनको अभी मोहतात रहना है, बच्चे, लव लाइफ, यहाँ पे अभी भी इनके लिए वार्निंग जो है वो अगले साल तक ऑन है, और इंशाल्लाह ये भी सख्ती से निकल रहे हैं। कैप्रिकॉर्नियंस को रिलीफ नवंबर का महीना दे रहा है रिश्तों में, जो लोग पोस्टिंग चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, मुल्क बदलना चाहते हैं, और जो है अभी इनको मोहतात रहना है। जो कैप्रिकॉर्नियंस जाती कारोबार में है, वो कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने रिश्तों को अगर बचाना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा रिश्तों को वाइजली डील करना है, इमोशनली नहीं। ये मैंने जल्दी जल्दी कर ही लिए, 2 सितारे बहुत ही अच्छा कर रही हैं। वी लव योर पेस, प्लीज इसको कंप्लीट करें। जो है वो उनको रिलीफ नवंबर देने जा रहा है माली मामलात में। अब जो खरीदो फरोख्त से मैं उनको रोकती थी, अब उनको फ्री हैंड है अपनी खरीदो फरोख्त के मामलात के अंदर। और अभी जो थोड़ा सा मोहतात रहना है वो एक्वेरियंस जो कहीं बाहर हिजरत करना चाह रहे हैं या शहर बदलना चाह रहे हैं, अभी किसी के हाथ बेवकूफ ना बने। आखिरी सितारा पाइसेस, माली मामलात में वार्निंग है, लेकिन नवंबर बिग रिलीफ लेके आ रहा है जाती जिंदगी में, रिलेशनशिप में, बिजनेस अलायंसेस में। और रब करे इंशाल्लाह ये जो बहुत सारे लोग परेशान थे कि जमीन, कारोबारी मामलात में चीजें नहीं ठीक हो रही, नवंबर से प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए खुशखबरी है कि अब आप अपने का सेलिंग, बाइंग या इन चीजों की तरफ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नवंबर बिग रिलीफ लेके आ रहा है जमीनी इतना कॉम्प्रिहेंसिवली। एक तो आपको तो आप बस एंकर बने ना आप, ये तो हैं ही। बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू, आपने बहुत सिग्निफिकेंट बातें हमें बताई। एंड द बेस्ट पार्ट इज के शीशे के भाई ये इल्म है, इंसान से कमी बेशी हो सकती है, अमल के मुताबिक आते हैं। हतमी फैसला आपकी मेहनत और अल्लाह के फजल के ऊपर डिपेंड करें। डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क एंड अल्लाह के फजल पे। मैं तो हमेशा इंस्पिरेशन लेती हूं, एंजॉय करने के लिए, इंस्पायर होने के लिए। नहीं, बहुत स्ट्रांग नॉलेज है ये। हां, इसको उनके बारे में आपको वार्निंग है। फाइनेंशियली कुछ नहीं होता, खत्म तो नहीं करती अपनी सैलरी, मैं कोई मसला नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, भाई पाकिस्तान की टीम वंडर्स कर रही है इस वक्त। 154 for 9 पाकिस्तान का स्कोर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के 9 प्लेयर्स को 154 रन के ऊपर पवेलियन की राह दिखाई है। ये मैच आप 10 स्पोर्ट्स पे बराह रास्त भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको अपडेट करते हैं इस बारे में। हारिस रऊफ साहब आज के हीरो हैं जनाब। 5 विकेटें 5 पर उन्होंने अचीव किया है। 8 ओवर्स में 29 रन देकर 5 विकेटें 3.63 की इकोनॉमी से उन्होंने हासिल की हैं। जबकि इसके साथ साथ आज शाहीन शाह अफरीदी भी अच्छा कमबैक है, उनका भी 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की हैं। तो ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है इसके मुताबिक दोनों टेल एंडर्स जांपा और हेजलवुड खेल रहे हैं। 1 विकेट पाकिस्तान को और चाहिए टू कंप्लीट दिस, टू वैनिश दिस इनिंग्स एक्चुअली। और एडिलेड के अंदर ये मैच हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान स्कोर को चेस करे। और जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा था कि सीरीज बचाने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने टॉस जीता था और ये फैसला किया था कि उनको पहले बॉल करना है, बॉलिंग करनी है। तो ये फैसला अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि बड़ी अच्छी बॉलिंग की गई है हमारे बॉलर्स की जानिब से। हमारे पेसर्स जो हैं उन्होंने बड़ा कमाल किया है। जैसा कि इमरान ने कहा, 5 विकेटें जो हैं वो हमारे हारिस रऊफ साहब जो हैं उन्होंने ली हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट लिए, नसीम शाह ने 1 विकेट लिया और मोहम्मद हसनैन भी 1 विकेट ले चुके हैं। तो 153 जो है वो कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और 154 हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनका ये उनके घर के अंदर जो है ये जांपा ने छक्का मार दिया है भाई। एडम जांपा ये स्पिनर हैं। हाँ, ये बड़े यंग आए थे जब इन्होंने खेलना शुरू किया, तब तो बड़े हो गए।
तो इन्होंने जबरदस्त एक छक्का रसीद किया। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं कर्टेसी 10 स्पोर्ट्स। ये मैच आप देख रहे हैं और इस वक्त आई बिलीव ये विकेट अगर लाइव है तो एम्पायर की उंगली बुलंद हुई है या कुछ फाइल फुटेज है। बहरहाल लाइव मनाजिर तो आप देख ही सकते हैं। 7 स्कोर की चूंकि आपने बात की है तो सिर्फ स्टीव स्मिथ ऐसे बैटर हैं जिन्होंने 35 रन स्कोर किए वाइल फेसिंग 48 बॉल्स। ऑस्ट्रेलिया के अपने होम ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 150 या 160 रन तक रिस्ट्रिक्ट करना, दो की अभी बैटिंग जारी है। आई थिंक ये बहुत बड़ा टास्क है और पाकिस्तान आई बिलीव 200 तक ना जाने दे क्योंकि वो फिर 4 की जो एवरेज है पाकिस्तान को थोड़ा सा तंग कर सकती है। तो आई होप कि पाकिस्तान इसको इसी मजबूरी तक रोके और फिर चेस करे। है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने अपना जो एक रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है कि वो आते साथ ही जो वो आउट करना शुरू करते हैं ना, स्पेशली जो वो ओपनर्स पर अटैक करते हैं। नंबर 5 पे भी आ गए वर्ल्ड रैंकिंग में शाहीन 5 पे आ गए हैं। जबरदस्त हो गया। और जो हमारे हारिस रऊफ हैं आई गेस वो एक ब्रेक के बाद खेल रहे हैं। अच्छा खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए वैसे डरावना ख्वाब साबित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा चलते हैं। मेलबर्न हॉक्स की तरफ से आई बिलीव ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बिग बैश है वो खेलते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टीम और बहुत अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सो ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान। जब आप दोबारा वापस आएंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। मीनवाइल आप लाइव देखिए, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आपको सबसे पहले अपडेट करते चलें। वैसे तो अपडेट हम न्यूज़ आपको करता ही आ रहा है लेकिन अपने इस प्रोग्राम के थ्रू भी कर देते हैं। क्रिकेट पर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को उड़ा कर रख दिया है। 163 रन सिर्फ बनाए हैं और 164 का टारगेट दिया है। आज हारिस रऊफ छा गए हैं। म्यूजिक इस मौके पे कहते हैं। म्यूजिक भाई वाह, इस मौके पे कहते हैं। 164 का टारगेट है। 5 विकेटें 5 उस वक्त ली थी। मैं देख लूँ कि 6 ना हो गई हूँ। एक विकेट और किसने लिया? एक विकेट और ली है हारिस ने नहीं लिया। हारिस ने 5 विकेट हासिल की हैं। उसके साथ साथ आपको बताया 6 ओवर 23 रन 2 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने भी लिए और एक विकेट शाहीन नसीम शाह और हसनैन ने भी ली है। ये बड़ा अच्छा हमारा पेसर्स का कॉम्बो है। वैसे हसनैन, नसीम, शाहीन किस-किस की शादी हो गई वैसे हमारे बॉलर्स की? हारिस की भी हो गई है, शाहीन की भी हो गई है, हसनैन रहते हैं और नसीम भी रहते हैं। उनके लिए वैसे रिश्ता ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। जब लड़के अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दें, अच्छा कमाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स है ना फिर अच्छे रिश्ते की तलाश में निकल जाते हैं। लेकिन अच्छा रिश्ता मिले कैसे? उनके पास भारत से एक ऑप्शन है वैसे नसीम शाह के पास। इंस्टाग्राम के जरिए, ट्विटर के जरिए, इस पे हम आएंगे। फिर लोग मैच अच्छा हो रहा है दुआ करें। लाइव देखना तो 10 स्पोर्ट्स पे चले जाएं और अपडेट्स जानिए तो हमारे साथ रहें, जो कि हम आपकी जिंदगी से मुताल्लिक अहम मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो मेरा तो हो गया है रिश्ते की बात हम करने जा रहे हैं। अच्छा रिश्ता मिलना बड़ा मुश्किल है जी। इस वजह से बहुत से लोग शादी नहीं करते। वो कहते हैं कि क्योंकि अच्छा रिश्ता। अब मुझे ये नहीं पता कि व्हाट यू कॉल एन अच्छा रिश्ता। आयशा, सबकी प्रायोरिटीज मेरे ख्याल से मुख्तलिफ होती हैं लेकिन क्या आइडियलिज्म ज्यादा एग्जिस्ट करता है? डिमांड्स बहुत ज्यादा। आयशा के पास बहुत अच्छे सवाल होने चाहिए। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो हर लिहाज से उसको समझता भी हो, उसके साथ कनेक्शन भी हो, फाइनेंशियली भी उसकी ज़रूरियात भी पूरा कर सकता हो, अच्छी फैमिली का भी हो, बैकग्राउंड भी हो। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं ना तो लोग कहते हैं कि एक काम करें आप ना 4-5 ड्रामा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? ये डाइजेस्ट में आपको मिलेंगे, असल जिंदगी में नहीं मिलते। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ऐसे रिश्ते नहीं मिलते। लेकिन एक खातून ऐसी हैं जो ये स्ट्रगल करती रहती है कि ऐसे रिश्ते मिलें। अच्छा, ठीक है। और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बुला लिया आपने? हमारे साथ मिसेस खाजा हैं। इनका नाम वैसे आप जानते हैं, हम बताने की नहीं है। शी इज़ अ ब्रांड माशाल्लाह। रिश्ते करवाने में जो आपके मैट्रिमोनियल अफेयर्स हैं उसको लेकर ऑथेंटिक समझी जाती हैं। बड़ा तजर्बा है इनका और ये वाकई इस हद तक लाइट लेने वाली बात नहीं। इट्स अ लाइफ डिसीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। अगर उसमें आपको कोई गाइड मिल जाए, कोई बेहतर हेल्प करने वाला मिल जाए जो अपने एक्सपीरियंस की बिना पे आपको हेल्प करे, उससे बेहतर क्या हो सकता है। सो राइट नाउ हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी इनका एक्सपीरियंस तो दहाइयों पे मुहित है अहमद से, जिनकी शादियां इन्होंने करवाई थी। अब वो अपने बच्चों की शादी के लिए इनके पास आ रहे हैं। सो फैमिली टू फैमिली वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। ग्रेट टू हैव यू माशाल्लाह, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्या कहना चाहेंगी आजकल ये जो इतनी ज्यादा रिश्तों के हवाले से कंसर्न्स लोग? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आजकल चेकलिस्ट क्या आती है आपके पास कि ऐसा चाहिए, ये रिश्ता चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट होती है, लड़की वालों की भी लड़के वालों की भी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अरसे में ज़माने में सिर्फ एक लड़का और उसको एक लड़की चाहिए होती थी। अब ऐसा नहीं है। अच्छा। अब उन्होंने एज भी मैच करनी है, क्वालिफिकेशन मैच करनी है, स्टेटस मैच करना है, हाइट मैच करनी है। फिर इवन देन बच्चों की कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे से बात करके पेरेंट्स की अप्रूवल के बाद जब पेरेंट्स एक दूसरे को फैमिलीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन बच्चों को अलाउ करते हैं कि अब आपस में आप बातचीत करें। फाइनल जो है ना फिर बच्चों के कोर्ट में होता है। अच्छा। ये जो बच्चे डिसीजन करते हैं कि हम कंफर्टेबल है बात करके या अच्छा फील कर रहे हैं, नहीं फील कर रहे, फिर बच्चे डिसाइड करते हैं। और ये आपको लगता है इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बदलते दौर के तकाजे भी हम कह सकते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपकी शादी हो आप घूंघट उठाएं तो आप दुल्हन को देखें। अच्छा, व्हाट इज अच्छा रिश्ता जो इमरान ने सवाल किया था? जनरली अगर हम बात करें, देखिए मेरी नज़र में अच्छा रिश्ता वो है
जो हर लिहाज से आपके साथ मैच कर रहा हो। आपका स्टेटस 19-20 का फ़र्क हो, बहुत ज़्यादा जब चेंज होता है या फ़र्क होता है स्टेटस में, तो ना बच्ची कंफर्टेबल होती है ना बच्चा कंफर्टेबल होता है। दोनों की हाइट कंफर्टेबल हो, दोनों की एजुकेशन, अगर वो एमफिल है या पीएचडी की है, डॉक्टर है, तो कंपैटिबल एजुकेशन भी होनी चाहिए ताकि आईक्यू लेवल एक दूसरे का मिले, एक दूसरे से बात करके वो कंफर्टेबल हो, उनकी डिस्कशंस अच्छी होती है। हमारे साथ सलमान है, सलमान जरा कुछ पूछना चाह रहे हैं। सलमान, हेलो, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा, बस सवाल भी क्या है, मेरा तो एक मशवरा है वो मैं देना चाहूंगा। अमूमन हमारे यहाँ एक पुराना ट्रेंड चल रहा है, शादियों के हवाले से, रिश्तों के हवाले से एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ये कि कहते हैं कि जी लड़की की माँ को देखो, रिश्ता अगर करना है लड़की से तो उसकी माँ को देखो। इसी तरह लड़के के मामले में होता है कि जी लड़के के बाप को देखो। और एक बात ये कि हम अपनी जिंदगी में नमाज रोजा करें ना करें, शादी के मामले में ये जरूर होता है कि जी वो 5 वक्त की पाबंद हो, नमाज की, सोमो सलात की। सर सोमो सलात का किसी के कैरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे अपने साथ एक तजुर्बा कुछ इस तरह का हुआ। मामला ये कि लड़की की सवाल कर लें सलमान सवाल टाइम कम हो गया। हेलो जी, आप सवाल है कोई आपका? आपने अच्छी राय दी है, लेकिन सवाल भी कर लें ताकि हम उसका जवाब ले लें प्लीज। सवाल क्या आपका? सवाल ये कि कोई 3 बेसिक प्रिंसिपल्स बता दें जिसकी बुनियाद पर हम शादी से पहले लड़के। ठीक है, और आपका ये भी मौक़िफ़ है कि ये जो प्रिंसिपल है कि लड़की की मदर को देख लें तो लड़की के हवाले से समझ आ जाएगी, आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, इस पे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। बिल्कुल ऐसी बात है कि शादी से पहले आपको खाली एक लड़का नहीं, पूरे घर का माहौल, पूरी फैमिली देखनी है। ख़ानदान फैमिली वो अच्छी होती है जहाँ पे उनके ख़ानदान में डाइवोर्सेस ना हुई हों, उनके अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हो, मेल मुलाकात हो, उनके सर्वेंट्स पुराने हों, उनका आप किसी घर में जाते हैं, आप गेट से एंटर होते हैं तो आपको घर की वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिव आती हैं। आप घर में जाते हैं, उनका अपने सर्वेंट्स का क्या बिहेवियर है, उनसे कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं। जो ये मदर वाली बात इन स्पेसिफिक मुझे बताएं, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक जितने रिश्ते आपने करवाए हैं, इस बात के किस हद तक आप हक में है कि जो लड़की की मदर की पर्सनैलिटी है वो लड़की की अंदर नजर आती है? वो आप ठीक कहती हैं। एक खातून है, अगर उसकी 5 बेटियां हैं, कि जरूरी नहीं है कि हर बेटी माँ पे जाए, कोई बाप पे भी जा सकती है, कोई अपनी खाला फूफी पे भी जा सकती है। सो दैट्स व्हाई जो स्टैंडर्ड रखा है ये कुछ चीजें होती हैं मैचिंग, बट 100% नॉट। इस पे जज नहीं किया जा सकता, जज नहीं किया जा सकता। माँ ऐसी है तो बेटी भी ऐसी ही होगी। कुछ % हो सकती है, हर बच्चे की अपनी नेचर होती है, हर बच्चे का अपना कोई फादर की फैमिली की तरफ जा सकती है, और हो सकता है माँ के या उनके अम्मी अब्बू के सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हों कि उनका मैरिज लाइफ बहुत अच्छी ना चली हो, तो लाजमी नहीं कि वो लड़की भी नहीं निभाएगी। ये चीज लेके आना उसकी, इस पे उसका फ्यूचर नहीं डिटरमाइन करना चाहिए। इन चीजों से कुछ वो मिलती है कि अगर ये ऐसी हो रहा है तो मैंने अपने घर में ऐसा नहीं रखना, मैंने अपने घर में अच्छा माहौल रखना है। अच्छा, 25 ईयर से आप ये काम कर रही हैं, आपने तब्दीली क्या देखी है? 25 साल पहले लोगों की डिमांड्स क्या होती थी, अब आकर लोगों की डिमांड्स में कितनी तब्दीली आई है? वो हॉट कॉपीज में अक्सर लोग आके पिक्चर्स देखते थे जो कि फिल्टर नहीं होती थी, एडिट नहीं होती थी। अब तो यकीन करें लोग ऐसी फिल्टर्ड पिक्चर्स भेजते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, वो देख के जाते हैं लेकिन सख्त डिप्रेस होकर वापस आते हैं। मिसेस कामरान ने हमें कराची से ज्वाइन किया, कॉलर हैं, वो बात करेंगे। जी मिसेस कामरान, बताइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। मैं अपनी बेटी के सिलसिले में बात करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी ने मास्टर्स कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली है, अब वो मजीद मास्टर्स करना चाहती है आगे। तो बाज लोग ये होते हैं कि भाई बच्ची की उम्र निकल जाएगी, आप क्या करे, बाज होते हैं कि नहीं करने दे। मुझे इस विषय में बात करनी है कि क्या मेरा डिसीजन सही है कि मुझे बच्ची को आगे पढ़ने देना चाहिए या। और आपकी बेटी की अभी एज क्या है जब वो एक मास्टर्स कर चुकी हैं? तो वो माशाल्लाह 22 साल की है। 22 की, ठीक है। सवाल आ गया। एग्जैक्ट एज जो होती है लड़की के लिए आइडियल एज अर्ली 20s, 21, 23, मैक्सिमम 24, 25 भी मैं कहती हूँ लेट हो जाती है। अगर लड़की आपकी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, वो 23, 24 में उसका कंप्लीट हो जाता है। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर में आप देखना शुरू करें, जब तक उसकी डिग्री बैचलर कंप्लीट होती है आप उसका रिश्ता करें, शादी करें। जिसने पढ़ना है वो शादी के बाद में पढ़ेगी। इवन के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी सारी जिंदगी पढ़ना है, वो पढ़ते हैं। इसके ऊपर मेरा काउंटर पॉइंट है, उस पर मैं करूंगी, लेकिन याया ने हमें कराची से ज्वाइन किया, उनका सवाल ले लेते हैं। जी याया, बताइएगा।
पहले तो सबको सलाम, और थोड़ा सा मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, वो ये है कि आपके जो प्रोग्राम की जो न्यूज का जो कवरेज थी ना यूएस इलेक्शंस की, दैट वाज अमेजिंग। मैंने सारा सिस्टम आपके चैनल सीखा, तो आई वांट टू थैंक्स हम टीवी फॉर दैट। अच्छा, सब आपकी गेस्ट को भी सलाम हो। देखिए निमान, मेरी शादी को तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। एक बात आपको बता दूं, खाजा जितना तजुर्बा आपका भी है या साहब, आइडियल कैन नॉट बी अचीव। मैं आपको ये बताऊं कि बात ये है कि हमें कोई भी जीवन साथी को कुछ अच्छाई और कुछ बुराई को इस तरह एक्सेप्ट करना पड़ता है। मेरा मुख्तसर सवाल इनसे है कि आप रिश्ते कराती हैं, माशाल्लाह मैच मेकिंग कराती हैं, लेकिन असल कहानी तो आप जितनी भी वेरीफाई कर लें, असल कहानी तो रवैये बाद में पता चलते हैं ना। तो उसके लिए हम उनको बच्चों को क्या समझाते हैं, क्या करना चाहिए, उनको किस तरह कंसल्टेंसी देनी चाहिए। चल ओके, थैंक यू फॉर योर कॉल। एक और कॉलर भी है, सलमान, रिपीट कर दीजिए जी। सलमान जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नोमान जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि बस बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़ी इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग की ज़रूरत है फैमिलीज़ को भी, और जो बड़े हैं वो अपने फैसले मुसल्लत ना करें औलाद के ऊपर कि तुम्हारे लिए जो हम समझ रहे हैं। इसमें डेफिनेटली औलाद की मर्जी शामिल होनी चाहिए शादी के मामले के अंदर, और जो म्यूचुअली जो चीज आगे बढ़ती है, जाहिर है माँ ने या बाप ने जिंदगी नहीं गुजारनी लड़के के साथ या लड़की के साथ। तो सलमान, आपका कंसर्न क्या है, सवाल क्या है जो आप सामने रखना चाहिए? नोमान सॉरी, सवाल मेरा बस कोई खास सवाल नहीं है, मेरा यही है कि बस सजेशन है आपका, शामिल रखे जो सजेशन है कि मर्जी को शामिल करके जो वो आगे चला जाए। ठीक, नोमान, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा, पहला सवाल ये था कि आइडियल आपको नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं। पहली बात ये थी, और दूसरा उनका सवाल जो है वो ये है कि माँ बाप को बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं ठीक सोच रहे हैं। प्रेशर अगर देखिए पेरेंट्स शादी करेंगे ना तो बच्चों का बिहेवियर पहले नजर आ जाता है। कोई फैमिली मिलने आ जाती है ना, बच्ची ना सामने आती है ना ठीक ड्रेसअप होके आती है, बड़ा रूड सा मिलती है। इवन के लड़के को भी अगर कोई देखने आता है और लड़के की नहीं होती, एक्सेप्टेंस नहीं होती या उसको नहीं पसंद होता, वो पास बैठता ही नहीं आके, तो वो आपको शुरू से ही फील हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप बच्चों को फोर्स मत करें। ठीक है। और ज्यादातर आजकल पॉइंट्स ऑफ रिजेक्शन क्या होते हैं कि नहीं ये नहीं करना रिश्ता, इस वजह से ज्यादातर पॉइंट्स लड़की के तो लुक्स पे होता है। अच्छा, लुक्स ज्यादा, पेरेंट्स ज्यादा। लड़की की लुक्स इतना आइडियल लोगों ने बनाया होता है ना माइंड में, इतनी यकीन करें देखते के रिजेक्ट करते हैं, वो करते हैं। अपना मुंडा नहीं बड़ा वही ना, मैं कहती हूँ रिश्ता देखने जा रहे हैं तो पहले घर से अपना बेटा देख के जाए, लेकिन अपना बेटा नहीं देखते, वो लड़की पे ही ज्यादा जहेज के ऊपर भी रिजेक्शंस होती हैं और जहेज के ऊपर भी नेगोशिएशंस होती हैं। जहेज वाला पे बात इतना ज्यादा मुझे लगता है जहेज का फैक्टर विद द टाइम कम होती है ना, वो इस पे जहेज पे नहीं जाती। एज वाले फैक्टर के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, घर अपना हो, फादर बड़ी अच्छी पोस्ट पे हो और स्टेटस अच्छा हो, इस पे होता है। अच्छा, अमल ने हमें कॉल किया है लाहौर से। जी अमल, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं एक्चुअली आपने जो टॉपिक रखा हुआ है उससे ही मैं बात करूंगी कि एक्चुअली मैं लड़की हूँ, तो मैं लड़की के हवाले से बात कर लूँगी कि रिश्ता करते वक्त एक तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो लड़कियों से मतलब पूछ लें और ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें और इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जो लड़का है वो एक्चुअली उसकी एजुकेशन एक तो अच्छी हो और वो खुद वेल सेटल्ड हो। ठीक है, सही, ठीक है बेटा, ये तो सजेशन है, सवाल भी है कोई अमल, खाली सजेशन नहीं। चले, अच्छा चले, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, बहुत शुक्रिया। अभी अशद भी है हमारे साथ। अशद सवाल कीजिएगा बाप। जी अशद, आपका सवाल। अशद, आप साथ मौजूद हैं? जी मैं मौजूद हूँ। जी बताइएगा, आप सवाल करना चाह रहे हैं मिसेस ख्वाजा से? जी बिल्कुल, सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि आपके तवज्जो से, क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत फंक्शनल है इन आवर लाइफ, तो उस लिहाज से एक तो यहाँ पर जो मोटिवेशनल जो भी रिसर्च बैठे होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो इस लिहाज से इस चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए कि आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन लाइफ, चाहे वो बच्चे के लिए हो बच्ची के लिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो एक डिस्कशन चल रही है कि डिपेंड किया जाए बच्चे पर या बच्चे पर, ये ठीक है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर एक वालिदैन जो आपके साथ जो मोहतरमा बैठी हैं, आई डोंट नो कि उनकी एज कितनी है, लेकिन उन्होंने एक एक्सपीरियंस गुजारा है, अपनी लाइफ गुजार चुकी हैं, उनको पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जब एक बच्चा आता है 20 से 25 साल की एज में, तो यहाँ पर हम लोग बैठ कर, इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम ये बता रहे होते हैं कि बच्चों ने जो फैसला कर लिया वो दुरुस्त कर लिया है। यहाँ पर एक मोटिवेशन हो रही होती है बच्चों को
कि भाई आप लोगों ने अभी स्टार्ट लिया है। नहीं अरशद, ये कब कहा जा रहा है? हम लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चों की भी माननी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको भी फोर्स नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा होता, बच्चों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा होता कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। यही जो डीमोटिवेशन है वो तो यहीं पर भी आ गई ना। आपने ये फरमाया कि भी करना चाहिए। ठीक है अरशद, आपने हमारी बात से बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। अगर ऐसी कोई बात हमने की हम उसको वापस लेते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी सजेशन का बहुत शुक्रिया। जरा क्विकली मुझे अदीला से बात करनी है, एक सवाल लेके, फिर हम कोशिश करेंगे जरा गेस्ट से ही बात करें। सिर्फ कॉलर्स को जरा थोड़ा सा ब्रेक दें। जी अदीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर कॉल अदीला। प्लीज पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? थैंक यू। मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि अभी मैम ने कहा कि आइडियल एज होती है अर्ली 20। तो मेरा ये सवाल है कि मुझे ये एक्सप्लेन करें कि ये क्राइटेरिया कौन सेट करता है कि अर्ली 20 ही आइडियल एज है। ये तो बहुत लोगों को डीमोटिवेट करता है कि जो अभी अपने लेट 20s में होंगे या अर्ली 30s में होंगे और दे आर लाइक शादी करना चाहते हैं। ठीक है, आप जरा कॉल पे रहें, जरा क्रॉस आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। आप कॉल पे रहें प्लीज। Who set this criteria कि अर्ली एज पे करें? अर्ली एज में आपको अच्छे बेटर ऑप्शंस मिलते हैं। जब आप बच्ची आपकी 22-23 साल की होती है, आप बहुत सारे रिश्तों को आप लड़की वाले भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जब आप 30s या 30 से अबव हो जाते हैं, फिर जो भी रिश्ता आए जैसा भी है आपको उनमें से फिर सिलेक्ट करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें आपको जी की वजह से आपको काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइजिंग एज शुरू हो जाती है। कॉम्प्रोमाइजिंग एज शुरू हो जाती है। मिसेस ख्वाजा, अदीला कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट है आपका इस पे? जी तो ये कॉम्प्रोमाइज करने पे हमें ये सोसाइटी मजबूर करें जहाँ पे आप टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि अर्ली 20 इज द आइडियल एज। नहीं आप एक चीज मुझे क्लियर करने दें। ये ऐसा हम नहीं कह रहे कि ऐसा होना ही चाहिए। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। दिस इज व्हाट पीपल डू। इस बेस पे हम एक एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कह रहे हैं। आप अगर इससे डिसएग्री करती हैं, वी रिस्पेक्ट इट, जस्ट टू क्लियर। ठीक है दिला, थैंक यू फॉर योर कॉल। इसके बाद आपको सिंगल लड़के नहीं मिलते, लड़कियां आपको 40, 50 इवन देन 60 में सिंगल लड़कियां मिल जाएंगी। तो इस टैबू को खत्म कैसे किया जाए? कि इसको खत्म कैसे किया जाए? क्योंकि दुनिया के अंदर प्रोफेशनली तो यूरोप के अंदर 40-45 साल की लड़कियां औरतें भी शादी करती हैं। एक तो वो आपको पता है कि फर्टिलाइजिंग एक एज होती है लड़कियों की, वो कम हो जाती है 30 के बाद। दूसरा, एक जब आपकी एज कम होती है तो लड़कियां एडजस्ट कर जाती हैं। थोड़ी एज ज़्यादा हो, उन्हें मेच्योरिटी जब आ जाती है, उनकी अपनी चॉइसेस रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो जाती हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है? एक लड़के को अगर पूरा टाइम मिल रहा है, वक्त मिल रहा है कि वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है, अपनी आदत को डेवलप कर सकता है। लड़के के लिए लड़कियों को हमारी सोसाइटी में उस तरह से वो सब चीजें नहीं दी जाती। 28 जो है आइडियल है। 30 से अबव लड़कों के लिए भी ज्यादा ऑप्शंस मुश्किल हो जाती है। 30 के बाद लड़कों के लिए भी ऑप्शंस कम हो जाते हैं। वैसे यूजुअली आप कहते हैं लड़का सेटल्ड हो, तो आपको लगता है कि 27-28 में मोस्टली इतना हो जाता है कि वो अपनी वो कर सके। लाइक अगर आर्मी में है या कोई इंजीनियरिंग की है या कुछ भी की है, इवन देन डॉक्टर। अच्छा, एक वक्त में आर्मी वाले दिल में न लें, वैसे एक वक्त में बड़ी मांग होती थी कि जी अब लोग अक्सर रिफ्यूज कर देते हैं। अभी रिफ्यूज कर देते हैं। अभी कहते हैं चैलेंजिंग जॉब है ना। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है? समटाइम्स उनकी एज भी बहुत कम होती है, जल्दी शादियां हो जाती हैं, एंड देन ससुराल में जाके और ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है, जो उसका कंधा बर्दाश्त नहीं कर सकता बेचारी। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आजकल ना थोड़ा ट्रेंड चेंज है। आजकल की बच्चियां भी समझदार हैं। आजकल की जो सासें हैं, मदर इन लॉज, वो भी बड़ी सेंसिबल है। उन्हें पता है कि उनकी क्या लिमिट्स हैं और बच्चियों को भी पता है क्या लिमिट्स हैं। तो आजकल ज्यादा उस तरह के सास बहू के झगड़े चीजें वो बहुत कम है, कम हो गए हैं। तो जाते जाते कोई सजेशन दे दें? एक तो हाँ, मैं और एक बात करूंगी, शादी के लिए जब आप अपनी बेटी के लिए लड़का देखें, लड़के की सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी या उसकी दौलत मत देखें। लड़के की मेंटल हेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगर इश्यूज बच्चे के क्या हैं, उसका अपने फैमिली में क्या बिहेवियर है, क्योंकि बहुत सारी शादियों के ब्रेक होने का रीजन समझ में आता है। लड़कों में मेडिकल इश्यूज लड़कों में इतने होते हैं कि वो शादी नहीं चल सकती। मार धाड़ तोड़ फोड़ इस तरह की, या मेडिकली बहुत सारे बच्चे मेडिकल अनफिट होते हैं, पेरेंट्स को पता होता है। अच्छा, ये इस तरह का टॉपिक है कि हम 2 घंटे बैठ के ना इस पे बात कर सकते हैं। पेरेंट्स जानते होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के जी शादी होगी ठीक हो जाएगा। उनकी लड़की जो है ना, किसी की आपके बेटे के इलाज के लिए नहीं आ रही है, वो बेटे का इलाज कर रहे हैं, बेटे को आप पहले 100%। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हमें ये सेगमेंट यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आई, और ये इस तरह का टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत देर तक बैठकर बात हो सकती है। हमें एक ब्रेक लेनी है जी। मैं एक बात बताऊं, जाते वन लाइन हमेशा करता हूं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, इस काबिल बनाएं कि वो चॉइस करें लोगों की, ना कि लोग उनको चूज करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाने दें, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।
जी एक बार तो फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमने पूरा दिन जो है कुछ हमने आगाज़ में पॉलिटिक्स की बात की थी, लेकिन हम जो प्रॉपर एक पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, उसके बगैर हमारा शो अधूरा है। तो आज हमने इस सेगमेंट के अंदर उसकी बात करनी है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज मुख्तलिफ औकात में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास तलब किए हैं और चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा, जिसमें आला अदलिया के जजेस और इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ जमा करवाई गई शिकायत का जायजा लिया। बहुत सिग्निफिकेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो जज साहिबान हैं उनकी जानिब से अदलिया में मुदाखलत रोकने के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत के मामले पर भी गौर किया जाएगा। हमने ये जो सारा सिलसिला है इस पर बात करनी है। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख मौजूद हैं, जो कि मेयर सखर और कानून को समझते हैं, तो उनसे ज़रा इस हवाले से भी बात कर लेते हैं और थोड़ी मजीद कानूनी मामला पे गपशप लगा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? कितना सिग्निफिकेंट है ये जो एक तो 26th अमेंडमेंट के बाद ये जो कुछ डिसीजंस हुए हैं और जस्टिस याया ने कुछ फैसले खास तौर पे लिए हैं आईनी बेंचेस वगैरह को लेकर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी मैं समझता हूँ एक बड़ा एक पॉजिटिव चीज़ है और पाकिस्तान हैव एंटर इनटू अ न्यू एरा। और अगर हम पाकिस्तान की 76 साल की हिस्ट्री देखें तो उस 76 साल की हिस्ट्री में जो ट्रैक्टोमी ऑफ पावर जिसको आप कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है, उसको मेंटेन करना है, जिसमें आपकी जुडिशरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री फेल टू प्रोवाइड दैट सेपरेशन ऑफ पावर। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हम एक होती है ओपिनियन पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, किसी मल्टीपल पार्टीज़ की, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल इंडेक्सेस उठाएं तो अभी रिसेंट सर्वे हुआ तो उसमें हमारा जो जुडिशल सिस्टम था वो 140 में से 142 मुल्कों में से 130वें नंबर पे आया। वेरी अनफॉर्चुनेट। और व्हेन यू गो फॉर आर्टिकल्स, इंटरनेशनल आर्टिकल्स, तो उसमें लिखा हुआ आता है कि दुनिया में जजेस के फैसले बोलते हैं और पाकिस्तान में जजेस बोलते हैं। तो ये जो 26 अमेंडमेंट है इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। एक तो एक परसेप्शन ये दिया जा रहा है कि जी जुडिशरी की पावर्स कर्टेल कर दी गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जुडिशरी को एम्पावर किया गया, बल्कि अगर आप 1932 की वो जो राउंड कॉन्फ्रेंसेस होती थी जिसके अंदर कायदे आज़म जो है सब कॉन्टिनेंट के ज़माने के अंदर रिप्रेजेंट करते थे, तो उस वक्त भी यही कहा गया था कि जी आपके फेडरल कोर्ट्स अलग होने चाहिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होने चाहिए, आपके ट्राइबल कोर्ट्स अलग होने चाहिए, ताकि जम्बल्ड अपना और स्पेशलाइज्ड हो। और आज भी देखें, मुझे नहीं समझ आ रहा इस चीज़ों पे क्यों इशू हो रहा है। मुझे लगता है सलाम कोर्ट्स के अलग होने का मामला कम है, लेकिन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इज द मेन फोकस, या फिर उनका जो नंबर है कि कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज हो। वी डोंट डाउट एनी रिस्पेक्टेबल जज कि वो इस तरह के हैं, लेकिन जाहिर बात है कुछ ऐसी माजी में केसेस रही हैं और कुछ फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी करेक्ट किया, जैसे भुट्टो साहब के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती मान के उसको करेक्ट किया। तो ऐसे फैसले इट मींस रहे हैं ना जो ड्यूबियस रहे हैं। नो आई थिंक वी आर गेटिंग इन सम मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करें, आप कनाडा की बात करें, आप यूके की बात करें, आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इज द विल ऑफ द पीपल। सो दिस डिसीजन, दिस मैकेनिज्म हैज बीन डिवाइस्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इन द रिपब्लिक का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक आपकी रिप्रेजेंटेशन है, कंसल्टेशन है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट कहेगी कि जी आप इनको जज बना दें या इनको जज बना दें। उसके अंदर आप देखें तो उसके अंदर आपके सेनेट के, आपके मेंबर नेशनल असेंबली के, आपके चीफ जस्टिस उसके चेयरमैन हैं, साथ उसके अंदर 3 सीनियर मेंबर्स हैं, ऑपोजिशन की रिप्रेजेंटेशन है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 28 लाख केसेस पेंडिंग है सर। जो एक आम आदमी है वो तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अरसलान सिर्फ सियासतदान ही तो नहीं है जो तनकीद कर रहे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे भी हैं, वकला के ग्रुप्स हम कह देते हैं, जो तनकीद कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम इसके खिलाफ तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को सियासत चमकाने का शौक होता है। अगर वो स्टेटमेंट्स नहीं देंगे तो वो हाईलाइट नहीं होंगे टू रिमेन इन द पिक्चर। और अपनी जो उनकी और आप कहते हैं ना वकला की एक सियासत भी होती है, बार्स की पॉलिटिक्स भी होती है। और हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमेशा कि कोई अगेंस्ट स्टेटमेंट आप दें तो उसको ज़्यादा पजीराई मिलती है, पॉजिटिव न्यूज़ को थोड़ी सी कम मिलती है। इस पूरे सिनारियो में आई डोंट थिंक सो किसी टीवी चैनल्स ने ये बताया होगा कि अभी रिसेंट इस अमेंडमेंट के बाद एक स्पेशल कोर्ट्स भी बना दिए गए हैं जिसके अंदर आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा आपने बात की। अच्छा एक बड़ा हम चलें थोड़ा सा इस पे तो बात होती रहती है, सिंस यू आर अ लॉयर तो आपसे ये बातें तो चलती रहती होंगी। थोड़ा आपके अदर रोल की तरफ आते हैं, सखर के हवाले से। यू आर मेयर सखर एज वेल। लोकल बॉडीज़ का सिस्टम पाकिस्तान में उतना स्ट्रेंथन नहीं है।
इतनी पावर नहीं है, इतने वसाइल नहीं दिए जाते, ज़्यादातर फेडरल के ज़रिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद यूज़ करती हैं, लेकिन यू बीइंग द स्पोक्स पर्सन एंड यू नो एक अच्छी पोजीशन पे हैं, कमिंग फ्रॉम द लेगेसी आपके फादर की भी है एज अ पॉलिटिशियन, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो इख्तियारात हैं इनमें कितना इजाफा किया जा सकता है, इन पर्टिकुलर सिंध के हवाले से, या सक्कर का भी जिक्र कर लें, तो आप क्या समझते हैं क्या हो सकता है, क्या बेहतर? आई एम अ स्पोक्सपर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड आई एम अ मेयर एज वेल, सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट एंड मैं तो उसको कॉम्बिनेशन भी कहूंगा, जो कि दोनों जगहों पे हुकूमत आपकी है, पीपल्स पार्टी। देखें, हमें ये देखना है कि बिलावल भुट्टो साहब की जो एक अप्रोच है, इसको 26 अमेंडमेंट जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, तो ये एक न्यू एरा के अंदर एंटर हो रहे हैं। मल्टीपल अमेंडमेंट्स आएंगी इन एजुकेशन सेक्टर, इन हेल्थ सेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू रिवाइव आवर लॉस्ट कल्चर। इसी तरह जो आपका लोकल बॉडी सिस्टम है उसके ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़ी यानी उनका बड़ा फोकस्ड अप्रोच है कि इसको हमने एम्पावर्ड करना है। इसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं, जिस तरह आपका NFC अवार्ड हो रहा है, PFC अवार्ड नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज आर्टिकल फॉर दी लोकल बॉडी सिस्टम, लेकिन उसको थोड़ी सी डिफाइन करने की फर्दर ज़रूरत है। टाइम फ्रेम्स रिक्वायर्ड हैं कि इतने टाइम पीरियड में इतना होना चाहिए, PFC के टाइम फ्रेम्स हों, और जो आपकी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, डेफिनेटली सारे तो डेलीगेट नहीं हो सकते, बट देयर हैज़ टू बी। बल्कि मैं आपको भी रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारी नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उसके फ़ौरन बाद जो एक लेजिस्लेशन पास हुई जिसमें सक्खर वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन था, तो माजी में जितने आपके वाटर के, वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी एग्जीक्यूशन जो थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती थी, उनकी मेंटेनेंस लोकल काउंसिल्स करती थी। बट नाउ द चेयरमैन ऑफ दैट कॉर्पोरेशन विल बी दी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ईदर द मेयर और द चेयरमैन, ठीक है, और उसके अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ें काम करेंगी। तो ये चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं विद द टाइम। आपको नहीं लगता कि ये जो 26th अमेंडमेंट हुई है, इसके अंदर ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की शिक जो है वो भी ऐड की जा सकती थी? आपकी राय में जानना चाहूँगी, क्योंकि MKM ने भी नाराजगी का इजहार किया। वैसे तो वो बहुत अरसे से इसके ऊपर ही बात करें कि मकामी हुकूमतों को मजबूत करूँ, और फिर अब वो कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम में प्रॉमिस किया गया उनके साथ हुकूमत की जानिब से कि ये किया जाएगा। तो यू थिंक कि 26वीं तरमीम में हो सकता था? जी, 26वीं तरमीम के अंदर भी हो सकता था, लेकिन 27वीं तरमीम में भी हो सकता है, 28वीं तरमीम में भी हो सकता है, और मैं समझता हूँ होना चाहिए। इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि जब ग्रास रूट पे पावर्स होंगी, डिसीजन मेकिंग होंगी, तो देन एंड देयर इश्यूज जो होंगे वो पब्लिक के एड्रेस होंगे, पब्लिक को टाइमली रिलीफ मिलेगा। बट व्हेन यू हैव टू गो टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जो एक बंदा सक्खर से या नवाबशाह से जब वो उधर जाएगा तो उसको तकलीफ तो होगी। तो आई थिंक इट शुड हैव। चलें, दैट्स रियली ग्रेट। एक तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी यंग रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सामने आते हैं सीनियर पोजीशंस के ऊपर भी, सो वांट, मुझे लगता है उनकी क्लैरिटी ऑफ मेकिंग डिसीजन ज़्यादा होती है। तो इट्स सो ग्लैड टू हैव यू। आपका बहुत शुक्रिया आप आए, और इंशाल्लाह आपसे ऑफ एंड ऑन बात होती रहेगी। अब तो एज अ स्पोक्स पर्सन सिंध तो हमें चाहिए होते हैं जी, हमें तो अक्सर सिंध गवर्नमेंट से बहुत से मामलात पे बात करनी होती है, तो हम बात करते रहेंगे। और उम्मीद है मौक़िफ़ आप तक पहुँचा है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, और लोकल बॉडीज़ के हवाले से आई थिंक ये इसके ऊपर सब एक पेज पे हैं कि पावर नीचे तक आनी चाहिए, लेकिन वसाइल का इशू है। पेज पर तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। कुछ कवानीन भी मौजूद है। मसला हमारे मुल्क का ये कि कवानीन मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम होती है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी हो जाएगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इमरान ने घड़ी देखनी शुरू कर दी, इसका मतलब हमारे शो का टाइम जो है वो हो चुका है खत्म। लम्हा लम्हा घड़ी 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 देख रहे हैं। उम्मीद के साथ कि आज का शो आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो भी बता दीजिएगा, लेकिन अच्छे अल्फाज में और सोशल मीडिया। आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे विद सम न्यू टॉपिक्स। टिल देन हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ एंड सी यू टुमारो। मंडे को मिलेंगे, कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। वीकेंड एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।